अरे दीदी दीदी कल फोन कर लेना वो तो फिर वो हम सब आ गए एक ही में तो तो हम लोग उनका डिफरेंट তো আমরা এক লটে তখন তো আমাদের সাইকেল ছিল না তখন এক লটে ডবল ফুটি অফিস ডবল হয়ে গেছে তখন কত কত সবারই হয়ে গেছে আর যখন মস্কা শুরু হয়েছে রক্তও আছে जब पूरा दिन तो फिर भूल गए तब सब निकालने लगते हैं पूरा खत्म करने लगते हैं एक चलो ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं। ক্রিকেট থেকে প্রথম জীবনে ট্রেডিং কথা মনে পড়লো যে ট্রেডিং করতে ডবল প্রজেক্ট করছিল না আমার প্রথম স্কুল স্টার্টিং এর টাইম হলো वही वही मैंने तो कितना तो है 10,000 के कंप्यूटर करते हैं कम्प्लीट था वैसे रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है, देखो तो एक बार मुझे ऑनलाइन में कंफर्म करो ना एक बार। पप्पू, अक्षय, एनीवन? हाँ सर। ओके सर, ओके। ए पूर्णिमा चलो स्टार्ट करो। तो किसी और के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, सब अपने अपने सीखेगा सर, सबका अपना अपना। कुछ लोग स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिर जाएगा, फिर जिसको कॉन्फिडेंट रखना है वो रख पाए। কিন্তু একটা কথা যে যত লস হবে মার্কেট লেভেলে प्रॉफिट लॉस से इसका कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट से भी कोई लेना देना नहीं है, लॉस से भी कोई लेना देना नहीं है, मार्केट से लेना देना। मैं मार्केट को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, यही मेन चीज है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन तुम अपने हिसाब से बन पाओगे। प्रॉफिट होने से मैं राजा और लॉस हो जाने से मैं भिखारी, ठीक है, ये दोनों सोच ही आपको इस मार्केट में टिकने नहीं देगा। जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा अपने आप को राजा मान लेगा और इतना बड़ा राजा मान लेगा कि 2 मिनट में फिर भिखारी बन जाएगा। वैसा सोच का कोई मतलब नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ रहे और मार्केट को समझे। जब तक मार्केट को तुम समझ पा रहे हो तो मतलब समझना कि तुम सही जा रहे हो। और जिस दिन तुम्हारा मतलब ऐसा है कि मार्केट को बिना समझ के प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो प्रॉफिट कभी भी खत्म हो सकता है। ये चलो स्क्रीन शेयर किया मैंने। एक सेकंड, कहाँ गया सब? थोड़ा सा मार्केट सिचुएशंस को एक बार देखेंगे, उसके बाद ना हम लोग स्ट्रैटेजी एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। जैसे कल मैंने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कशंस किया था, वो एक वोलेटिलिटी के बारे में भी एक स्माइल समझाया था, और वोलेटिलिटी कोन में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, मैं उसको बाद में ले आएगा। वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वोलेटिलिटी में हम लोग बहुत डिस्कशंस किए है ना सर। तो एक लास्ट डिस्कशन है जो सबसे डिफिकल्ट भी माना जाता है, वोलेटिलिटी कोन। वो एक्चुअली स्ट्राइक चूज करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। वो एक कोन बनाता है, जो ज्योमेट्रिक शेप बनाता है, इसलिए कोन। हम लोग मैथ्स में नहीं करते कोन, वही कोन। तो ठीक है, तुम लोग ये साइंस वाले स्टूडेंट लोग का ज्योमेट्री नहीं होता है, जो लोग 11 12 में से। हाँ, वही वही चीज का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको धीरे धीरे लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ग्रीप देता हूँ, क्योंकि ये काम का है और थोड़ा एडवांस पोर्शन है वो वाला पार्ट, उसको मैं बाद में लेता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं समझ गया उस दिन कल पढ़ाते पढ़ाते सबका फेस देख के मैं सोचा कि नहीं यार, ये टॉपिक में अभी नहीं जाना चाहिए। मैं एक्चुअली सोच के आया था नहीं पढ़ाऊंगा, फिर क्या पता लगा कि चलो देखते हैं, फिर देखा कि नहीं, सब ऐसा मुंह बना लिया है, चलो चेंज कर दे। सच्ची में समझ नहीं आ रहा था स्माइल समझ में आया था, कौन थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। वो एस डी वगैरह सब मिला के सिचुएशंस क्रिएट करता है। वो एक्चुअली ना सस्ता ऑप्शंस और महंगा ऑप्शंस के बीच का डिफरेंस बताता है। ये ऑप्शन सस्ता भी चलता है मार्केट में और महंगा भी चलता है, तो सस्ता लेना चाहिए कि महंगा लेना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट को एक्चुअली वो समझाता है। डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा भाई। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक बार मार्केट का दर्शन कर लेते हैं। मार्केट का दर्शन चाहिए और साथ में मार्केट का क्या एनालिसिस था आज मेरा, कुछ तो था, क्या बोला था मैं सुबह सुबह।
मॉर्निंग सर। देखो मार्केट आज मोटा मोटी कैसे बिहेव किया है इसको पहले देखो। मार्केट आज गैप अप खुला है ना सर, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स में गैप अप दिया है, 100 पॉइंट का गैप अप दिया है। 100 पॉइंट का गैप अप देके फिर थोड़ा सा साइडवेज अपने रेंज में चल रहा है। ऐसे ही होता है, जैसे कि आप रेगुलर मार्केट को अगर देखते जाओगे, अगर गैप डाउन देता है तो उसके बाद एक फिर से रिबाउंड करता है, गैप अप देता है तो फिर उस रेंज पे कुछ देर तक चलता है। ऐसा नहीं कि एकदम एक ही बार में 100 देने के बाद फिर 200 300 400 चलता रहता है, ऐसा तो नहीं होता। ये है मार्केट का एक प्रॉपर साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी समझ में आना बहुत जरूरी होता है। मॉर्निंग सर ये जो थीटा डिटेक्ट है, ये जैसे जितना मैं भी थीटा में बात कर रहा हूँ, जैसे बाद में तू चुप रहे, एकदम चुप। क्वेश्चन नहीं, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तेरा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। ऐसा करने से पढ़ाऊंगा कैसे, बताऊंगा सर। सर ये वाला जो है ये तू लॉस में जाएगा सर, पूरा खत्म हो जाएगा। तेरे को भी ट्रेड करने बोला मैंने। नहीं ट्रेड नहीं, जैसे एक बार करवाया है। रुक सर, बताऊंगा सर। मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेना चालू कर। मैंने थोड़ा सा सीख, तमीज किसको बोलते हैं। ऐसा कर रहे जैसे मैं बोलता नहीं हूँ, जवाब नहीं देता क्या। फिर पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, चालू हो गया। रिदम टूटता है यार इस तरह से, बहुत डांट खाएगा। तेरे को एक भी जवाब नहीं दूंगा, डांट ही चाहिए और कुछ नहीं। एकदम नाक कटा है। पेन को क्या हो गया, बोल रहे नहीं चलेगा क्या। आए। क्या है? तो चलो यार, पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। कर रहा है। नहीं, पेन लेने से ना वो जो मैं ड्रॉ करता रहता हूँ वो नहीं। लिख नहीं पाऊंगा तो फिर बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ भैया, सॉफ्टवेयर इशू ठीक हुआ, चलो हुआ है। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, ऐसे क्लास स्टार्ट हो गया था, टेक्निकल इश्यूज के कारण रुक गया था। अच्छा, स्टार्ट किया मार्केट आज गैप अप से, और गैप अप देखे मोटा मोटी मार्केट कल क्लोज हुआ था अराउंड 24,950 के आसपास, है ना। 24,950 के आसपास कल एक बार मार्केट गिरा था, गिरने के बाद फिर से वापस आया सर। कल मार्केट गिर के ना एक बार पूरा 800 850 के आसपास चला गया था, 880 के आसपास आ गया था।
उसके बाद वहां से रिकवर करके फिर से 900 में। मोटा मोटी कल हम लोग जैसे बात किया था, अगर कल का क्लास सब लोग याद करेंगे, कल भी हम लोग बोला था कि 900 में सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो 900 का सपोर्ट को एक बार तोड़ा था बट टिका नहीं, तो अल्टीमेटली सपोर्ट रेंज 900 ही था। और ऐसा नहीं कि 900 के नीचे आके वो बहुत देर तक ट्रेड किया, नहीं किया था। तो अल्टीमेटली उसका जो ओवरऑल रेंज था 900, उसी रेंज पे वापस वो चला गया है। जैसे आप देख सकते हो कि 900 के रेंज पे ये जो 900 का रेंज है, इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेट है। हाँ, बीच बीच में एक बार 900 का रेंज को तोड़ के नीचे आया है, बट वहां पर सस्टेन नहीं किया। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट का जो सपोर्ट था 900 का, आज भी 900 का सपोर्ट है, आज भी 900 का सपोर्ट है। तो इसलिए हाँ, आज गिरने का मुझे ऐसा चांस कभी दिख नहीं रहा है, बट सपोर्ट आज भी 900 का है। बट करेंटली मार्केट थोड़ा धीरे धीरे अपना लेवल क्रॉस करके ना बुलिशनेस की तरफ जाएगा, उसका जो टारगेट है। तो मोटा मोटी हम लोग टारगेट क्या देख पा रहे हैं सर, रिसेंट स्विंग लो, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि परसों, मैंने आई थिंक जिस दिन मेरा क्लास नहीं था सर, मैं नहीं ले पाया था, मैं ट्यूसडे को मार्केट 750 आ गया था एक बार, लेकिन वो भी जस्ट 1 घंटा के अंदर आया था, उसके बाद वापस 900 में ही चला गया। उसके बाद हम लोग देखे कि लास्ट 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि 25,000 का 300 का जो रेंज था उसका, वो 300 का रेंज अभी और नहीं है, अभी वो 200 का टारगेट में चल रहा है। तो 25,200 पे उसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वो टारगेट कर रहा है कि 25,200 पे जाएगा, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन निफ्टी, ये 25,200 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब अगर 200 क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन निफ्टी एंड अनलेस दैट इज टेकन आउट, अगर निफ्टी का ये 25,200 का रेंज नहीं टूटता है तो ये फिर से नीचे आएगा। लेकिन अगर 200 का रेंज को वो तोड़ देता है, अब वो आगे ही जाएगा। ये एक निफ्टी का करंट सिचुएशन है, और ऐसा देखते देखते आई थिंक फेड वाला दिन भी आ जाएगा, क्योंकि अभी आज क्या है, 12 तारीख है ना सर। तो अभी भी एक हफ्ता बाकी है, मैंने एक हफ्ता मैंने ये अगला हफ्ता, मैंने आज क्या डेट है, थर्सडे है, ठीक है। मैंने एक्चुअली नेक्स्ट वीक मार्केट का सिचुएशन अलग ही कुछ रूप लेगा। पहले से पोजीशंस लेके रखना, देखो ज्यादा पहले से पोजीशंस रखने से थीटा भी तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है ना मेरे हिसाब से। डे के हिसाब से चलो, बट हाँ अगर फेड का सिचुएशन 17 या 18, वो थोड़ा सा और अपडेट आपको इसी वीक में मिल जाएगा। যদি 0.25 হয় তাহলেও মার্কেট জিনিসটাকে খুব খারাপ ভাবে নেবে না। एक्चुअली কালকের क्लासे যেটা বলছিলাম कि मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर 0.50 करता है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा खबर है, क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन साथ में एक नेगेटिव चीज भी इसमें बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा रेट कट करने का जरूरत क्यों पड़ा। इसका मतलब क्या मार्केट सिचुएशन इतना खराब है? जैसे होता है ना, जैसे किसी का तबीयत खराब हो तो नॉर्मल दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा, इट्स थोड़ा बहुत टेंशन को कम करता है। तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में डालने से वो ठीक तो होगा, लेकिन इतना खराब है कि हॉस्पिटल में डालना पड़ा। आप बात समझ रहे हो? बट क्या ये सिचुएशन, सिचुएशन भारी। हाँ सिचुएशन अभी इंडियन मार्केट में तो दो चीज आ रहा है। एक तो इंडिया में एक फेस्टिव सिचुएशन चालू हो रहा है सर, ऑलरेडी गणेश पूजा से चालू हो गया है। तो इंडियन मार्केट में एक फेस्टिव, दूसरा मानसून। मानसून अच्छा हुआ है सर, मानसून अच्छा हुआ है। थोड़ा सा डेफिसिट जो है वो ईस्टर्न जोन में है। ईस्टर्न जोन माने हम लोग के एरिया में 15%, 10 से 15% का डेफिसिट ईस्टर्न जोन में है, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, माने मानसून रेंज जो होना चाहिए। बट बाकी भारत में तो बारिश भर भर के ऊपर, बाकी भारत में इवन नॉर्दर्न इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा कम बारिश होता है, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बारिश हो रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, ये सब हरियाणा साइड में बहुत बारिश हो रहा है। तो ये जो बारिश का होना, ये बहुत एक अच्छा चीज होता है सर भारत के लिए, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री है, और ये देश का कॉन्फिडेंस को हमेशा रखता है कि भाई कुछ नहीं तो हम लोग भूखा तो नहीं मरेंगे, उल्टा हम लोग का जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है वो भी अच्छा चलेगा। तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। तो मानसून का अच्छा रहना, फेस्टिव सीजन का अच्छा होना, इंडियन मार्केट को एक अपने आप में ही एक बेहतरीन सिचुएशंस में बना देता है। तो ये इंडियन मार्केट का अपना खेल है। इसके साथ साथ अमेरिकन या इंटरनेशनल मार्केट का पैसा का फ्लो, ये जब दोनों कॉम्बो हो जाता है, मार्केट में एक अलग लेवल का बुलिशनेस आता है। अब ये जो अलग लेवल का बुलिशनेस है, ये बुलिशनेस आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा डिपेंड करता है वो फेड रेट कट को मार्केट किस तरह से एक्सेप्ट कर, ये एक्सेप्ट कैसे करेगा। इसके लिए दो थ्योरी था, मैं कल बोला। अगर 0.25 है जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, और इसमें मार्केट बहुत खुश भी नहीं होगा तो मार्केट दुखी भी नहीं होगा।
लेकिन अगर 0.50 है तो खुशी के साथ साथ दुख भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि वही बोला ना मैं कि যদি 0.50 করে তাহলে তো আমেরিকান ইকোনমি নিয়ে একটা কোশ্চেন উঠে যাচ্ছে कि এত খারাপ অবস্থা কি রেট এত বেশি কাট করতে হবে। अरे लेना देना है ना, अगर अमेरिकन मार्केट में पैसा का फ्लो माने वहीं से, यही तो रोज समझाता रहता हूँ कि अमेरिकन मार्केट का जो पैसा है वो फेड का रेट कट करने का मतलब क्या है कि अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको सस्ता रेट पे लोन देगा। आपको मतलब क्या, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनीज है उसका पैसा जब एफआईआई के थ्रू से या फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू से जब फॉरेन मार्केट में, जैसे इंडिया उनके लिए फॉरेन मार्केट है, वो पैसा वो लोग क्या करेगा, सस्ता रेट में पैसा आएगा तो वो पैसा इंडियन मार्केट में फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि अगर तुम्हें सस्ता मिलेगा तो तुम ज्यादा पैसा डालेगा, महंगा हो रहा था तो तुम कम पैसा डाल रहे थे, है ना। और ओवरऑल अमेरिकन बिजनेस अगर बेहतर होगा तो ओवरऑल इंटरनेशनली सभी के लिए एक अच्छा खबर होता है, क्योंकि अमेरिका से ही दुनिया में मोटा मोटी पैसा का फ्लो बढ़ता है। माने करेंटली लास्ट कम से कम 100 ईयर से तो यही चल रहा है। बट हाँ, सिचुएशंस काफी बदल रहा है। अमेरिका का अकेला का जो एक बोलबाला है वो सिचुएशंस धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन इंडिया भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है बहुत सारा चीजों में, और अमेरिका एक कंपटीशन चाइना से तो वो खा ही रहा है। रशिया के साथ उसका एक बहुत पुराना दुश्मनी है फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, और इंडिया भी एक ग्रोइंग पावर है, ये भी अमेरिका को बहुत अच्छा नहीं लगता है। जैसे इंडिया रिसेंटली बार बार कोशिश कर रहा है, शायद आप लोग खबर रखे होंगे, हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स है जयशंकर जी, ठीक है, वो बार बार अभी इंटरनेशनल इवेंट में जाके बोल रहे हैं कि हमारा यूपीआई को एक्सेप्ट करिए इंटरनेशनल पेमेंट में। तो यूपीआई को एक्सेप्ट करने में अमेरिका ने ना कर दिया, जर्मनी ने ना कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी का होगा तो वो डॉलर का होगा, क्योंकि जब भी हम लोग यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो इंडियन करेंसी उनके करेंसी में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी जगह में हम लोग कोई पैसा कन्वर्ट करते हैं, हर बीच बीच में डॉलर आ जाता है। तुम यहाँ से रशिया को कुछ दो, तुम यहाँ से अफ्रीका को कुछ दो, हर चीज में डॉलर बीच में आ जाता है, एक्सचेंज रेट खाता रहता है। तो ये जो डॉलर का जो दबदबा है, अगर यूपीआई पॉपुलर हो जाएगा तो डॉलर का जो एक दबदबा है ये दबदबा कम हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लॉन्ग रन के लिए, इंडियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लॉन्ग रन के लिए अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस कंट्रीज एक्सेप्ट करना चालू कर दे, ये डॉलर के लिए अच्छा खबर नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर, जैसे यूपीआई जो है हाँ। वो एक देश के लिए कैसे फायदा है, ये तो मतलब समझ में आया, जैसे ही है करेंट करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, उसके उसके इकोनॉमी के लिए कैसे उसके इकोनॉमी के लिए फायदा ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, एक फोन के ऐप के थ्रू से पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये बाकी किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं। ये अभी तक जैसे हमारे देश में हम लोग वीजा मास्टर कार्ड यूज करते थे ना, ये टेक्नोलॉजी पहले हमारे पास था क्या, ये कंपनी अमेरिका का है तो उनका टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन किए हैं। तो ऐसा ही हमारा ये टेक्नोलॉजी यूज करके फॉरेन कंपनीज कंट्रीज यूज करेगा तो उसको उसका फायदा है, इसमें भारत का फायदा है। उसका फायदा ये है कि टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली एक उनको एक फीचर्स मिल रहा है, ट्रांजेक्शन में और इजीनेस है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी इजी है ना ये चीज, ठीक है। और हमारे लिए फायदा है कि हमारा प्रोडक्ट जाएगा, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट में हमारा कंपनीज का ग्रोथ होगा, देश को भी एक रेवेन्यू कलेक्शन मिल सकता है इन फ्यूचर में। स्टार्टिंग में शायद हम लोग रेवेन्यू नहीं सोच रहे, इंडिया का एक पहचान दुनिया भर में हमारा टेक्नोलॉजी का पहचान बनेगा, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करेंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। भाई जहां जहां तुम्हारा परचम लहराएगा तुम लहराने में थोड़ी ना कमती करोगे, है ना, सिंपल बात। तो जो भी हो, तो मोटा मोटी अभी अमेरिकन इकोनॉमी पहले जैसा तो नहीं है, क्योंकि साथ में मैंने वो स्ट्रांग है, लेकिन साथ में चाइना और इंडिया जैसा कंट्री, यूरोप तो अपने आप में पहले से था ही, ठीक है, लेकिन ये इंडिया चाइना जैसा कंट्री का डेवलप होना, अलॉन्ग विद दैट ये साउथ ईस्ट एशिया, जापान भी हमेशा से एक डेवलप नेशन है, इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर जैसे नेशंस भी, ये लोग भी डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो दबदबा है वो थोड़ा सा चिंता में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दबदबा चला गया, बट फिर भी आज भी इतना पावर है अमेरिका के पास कि वो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, कल भी बोला था ये सब चीजों के बारे में, आज और मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट मोटा मोटी कहाँ जा सकता है। हाँ सर, धीरे धीरे बुलिशनेस ही है इसका। ऑलरेडी देखो आज सुबह स्टार्ट हो गया था 25,050 के आसपास, जैसे हम लोगों ने कल 2 दिन से बोल रहा हूँ सर कि मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, ठीक है, तो बना हुआ है। और देखते देखते ये 25,100 पार करेगा तो 200 की तरफ जाएगा, अगर 200 पार करेगा तो फिर उसका
500 टारगेट बना हुआ है। अगर आप ऑप्शंस का ये भी देख लो एक बार, ऑप्शन चेन भी एक बार देखो। अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आपको कुछ वैसा ही शो कर रहा है। देखिए ओपन इंटरेस्ट डेटा भी आपको बता रहा है सर 25,000 में कंसंट्रेशन देखो थोड़ा कम होकर 25,100 या 25,200 में ज्यादा हो गया। इन सबसे ज्यादा 25,500 में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में 1 2 3 4 5 लंबा लंबा बिल्डिंग बना के रखा है। तो मार्केट का पॉजिटिविटी तो दिख ही रहा है। नेगेटिव साइड में अगर पुट साइड का देखो तो 24,500 में थोड़ा सा है। ठीक है, अगर बाई चांस नीचे आता है, सेल सेल क्रिएट होता है, कोई नेगेटिव कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है तो नीचे भी खींच सकता है, बट बुलिशनेस ज्यादा है। और यही बुलिशनेस के कारण ही तो गैप अप दिया है आज। यही तो कल मैं आपको बोला था ऑब्जर्व करने। ग्लोबल मार्केट ऑफ है तो इंडियन मार्केट में भी एक ऑफनेस रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि अभी क्या है ना, पूरा खेल तुम देखोगे। कल क्या हुआ था जानते हो अमेरिका में? कल कमला हैरिस के साथ जो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, कमला हैरिस जो इंडियन मैंने जीन्स का है, मैंने इंडियन वंशोद्भूत बोलते हैं ना हम लोग, भारतीय वंशोद्भूत, इंडियन जेनेटिक्स का है कमला हैरिस, जो कि बाइडेन गवर्नमेंट का पार्ट है। बाइडेन बोला कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसके जगह में कमला हैरिस लड़ेगा। और उसका मेन अपोनेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो ट्रम्प के साथ कल हैरिस का कुछ झगड़ा हुआ है। ठीक है, वही अमेरिकन डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि ट्रम्प एक ऐसा बंदा है जो फाइनेंस बहुत अच्छा समझता है, बिजनेस बहुत अच्छा समझता है। ठीक है, और वो बहुत पॉजिटिव माइंड सेटअप के बंदे हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, बट ये कमला हैरिस या जो बाइडेन जैसे इंसान, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, बट इनका बिजनेस माइंड सेटअप इतना अच्छा नहीं। इसीलिए देखो ना अमेरिका में लास्ट 4-5 साल में ये लोग डेवलपमेंट बिजनेस के एंगल से नहीं कर पाया। लेकिन ट्रम्प का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कभी कभी इतना पॉजिटिव डिसीजन लेता है, वो कभी कभी बैड इम्पैक्ट देता है, लेकिन ये खुद एक बिजनेसमैन है ना। ये इसका ना ये बहुत बड़ा बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस बन रही है। ठीक है, तो इसका क्या है कि ये रिस्क लेना जानता है। ठीक है, तो कल ये झगड़ा जो हुआ है ना, ये मार्केट को इम्पैक्ट किया था। कल जो मार्केट ड्रैग किया था ना, ठीक है, इनके बीच में झगड़ा। अभी अमेरिकन मार्केट सीरियसली मैं आपको कल से बोल रहा हूँ कि अमेरिकन मार्केट अभी बात बात में, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो बुलिशनेस है वो हमारा खुद का बुलिशनेस है कि हमारे यहाँ का मानसून, हमारे यहाँ का फेस्टिव, ये अपना है। लेकिन मार्केट में अचानक से ड्रैग, मार्केट में अचानक से छलान, ये जो होने वाला है ना, ये होने के पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप उसको ट्रैक करो। और ये वोलेटिलिटी पूरा साल भर रहेगा जब तक ना यूएस में इलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो बी कॉशियस। बट हाँ, इंडियन मार्केट में इवन आप क्या बोल रहे हो, आप लोग मुझे बताओ कितना लोग है आप लोग के आसपास के सराउंड में, जब भी मार्केट आप जा रहे हैं बार बार क्या बोल रहे हैं, मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। लेकिन हम लोग क्लास में कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं कि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये इस मैटर में ना लोग शॉक्ड है, बड़े बड़े एनालिस्ट भी शॉक्ड है। वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट जहां गिरना चाहिए, सीरियसली इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है। बार बार बोला गया कि मार्केट 22 में आ जाएगा, बोला गया ना मार्केट 22 में आ जाएगा, है ना, लेकिन आया गया 22 में अभी तक। तो ये जो एक मार्केट में बुलिशनेस का क्रिएशन हुआ है, इसको तुम बोल सकते हो कि रिटेलर का एक कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, मार्केट कुछ भी हो जाए इतना नहीं गिरेगा। हाँ, अगर बहुत गंदा कुछ सिचुएशन हो जाए, लाइक जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर अमेरिका में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए, इंडिया अपने आप में तो नेगेटिव अभी है नहीं, इंडिया में कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जो इंडियन मार्केट को नेगेटिव करेगा। क्योंकि इंडिया अभी अगला, हाँ बंद करो, इंडिया अगला 5 से 10 साल के लिए वर्ल्ड के किसी भी इकोनॉमी को पूछो कि इंडिया अभी ग्रोथ स्टेज में, तो इंडियन इकोनॉमी का नेगेटिविटी करेंटली नहीं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड वाइड कोई कर रहा है ग्रोथ में, इंडिया ही है। ग्रोथ में, टोटल में नहीं बोल रहा हूँ, टोटल में चाइना का अपना जगह बना हुआ है, अमेरिका का जगह बना हुआ है, यूरोप का अपना है, लेकिन ग्रोथ सबसे हाईएस्ट इंडिया का है बड़े कंट्रीज के बीच। तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं है। तो जो भी इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है नेगेटिव वाइज, वो फॉरेन मार्केट स्पेशली अमेरिकन मार्केट के कारण ही आ सकता है। ये बात तो आप लोग समझ लीजिए कि इंडिया अपने आप में नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसमें तुम करंट गवर्नमेंट का लीडरशिप बोलो, इंडिया का किस्मत बोलो, ठीक है, हर एंगल से जिस जिस एंगल से सोचना चाहते हो उस एंगल से। हाँ ऑब्वियसली, जितना भी हमारे देश का बिजनेसमैन है, ये भी अपना मतलब लाइफ का एक हाईएस्ट लेवल
अचीव कर रहा है। रिलायंस देख लो, टाटा देख लो, टाटा किस तरह से अपना बिजनेस को रिसेंटली डेवलप किया है। तो हर एक चीज से मार्केट का ये पॉजिटिविटी तो दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज रेंज बाउंड जाएगा, आज रेंज बाउंड रहेगा। मोटा मोटी देखना 24,000 950 से और 25,050 के बीच में रहेगा। अगर बीच में कोई ऐसा खबर होता है इंटरनेशनली तो फिर ब्रेकआउट दे सकता है टुवर्ड्स 25,100 की तरफ। हाँ, बीच में अगर थोड़ा सा नेगेटिव आएगा तो हो सकता है 950 को क्रॉस करके नीचे आ जाए, बट 900 के नीचे नहीं जाएगा। হ্যাঁ, রেট কাট অফ দি কন্ট্রিবিউশনস হওয়াটি চাপ আছে, আমাকেও তাই লাগছে। তবে যদি কোনো নিউজ মিডিলে চলে আসে কি রেট কাট হবে এবং আমেরিকান ইকোনমি একটা কনফিডেন্ট ডিসিশন নেবে, যদি ওদের ওখানে ওই খবরটা থাকে, তাহলে হয়তো রেট কাটের আগেও আমরা দেখতে পারি কি সিচুয়েশনে চেঞ্জ আসতে পারে। মেবি मंडे ऑनवर्ड्स सिचुएशन चेंज हो सकता है। सर ये जो फ्राइडे वाला मार्केट का क्लोजिंग बहुत वाइटल है। सर ये जो बायर्स है मार्केट में, ये कौन से बायर्स है? मतलब रिटेलर बायर्स है कि मतलब ये सब मिला गया है सर, सब मिला। तुमको कोई तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन बायर्स है? जैसे वो जैसे पता कैसे चल रहा है इसको? कुछ पता नहीं चलता, एक्सपीरियंस से पता चलता है। गाड़ी जब कोई ड्राइवर चलाता है कैसे पता चलता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है कि 1 साल का एक्सपीरियंस है? हाँ, बट यहाँ तो 18 रखा यहाँ पर भी वही होगा सर, ওখানে কাজটা তো ধরুন कल का ना। नहीं देख ইউজ করুন ये देख, হয়তো বলি কাজ ঠিকই আছে 952 है बट আরে না কাজটা লাগুন ওখানে ওপেন করে দিয়েছেন এটা উপরে ओपन हाई लो क्लोज अरे तो हाँ वो तो दिख ही रहा है 940। 940 क्लोज कितना है? 951 में क्लोज हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे 918 दिखा रहा है, देखिए। वो अपडेट नहीं किया ये लोग, वो चार्ट में हाँ होगा, चार्ट में अपडेट होगा। ठीक है सर, चलो ये मोटा मोटी मार्केट का सिचुएशन जैसे जैसे हम लोग सोच रहे हैं कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे सर आज। ठीक है, एकदम नहीं, वो स्ट्रैटेजी को एकदम मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा सर। कल तो बस वोलेटिलिटी को समझाने के लिए स्टार्ट किया था, आज एकदम प्योरली स्ट्रैटेजी में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत केयरफुली सुनो। स्ट्रैटेजी जानने से एक सुविधा क्या होगा, स्ट्रैटेजी से आप लोग ट्रेड लोगे ना तो नॉर्मली एक देखा जाता है मार्केट प्रैक्टिस है कि हम लोग थोड़ा बहुत जब भी ऑप्शन समझने के चालू कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नैकेड ट्रेड लेने लगते हैं। नैकेड ट्रेड माने कॉल, ओनली कॉल बाय कर लिया, है ना, ओनली कॉल बाय कर लिया, ओनली पुट बाय कर लिया। इसमें क्या असुविधा क्या है कि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट में बिहेव करने लगा तो आपका पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है ना। आपने कॉल बाय किया लेकिन मार्केट आपके हिसाब से बिहेव नहीं किया, और क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हो सकता है कि आप जिस हिसाब से जा रहे हो वो सही है, बट क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारा ग्रीक का भी मैटर है। माने आपका कॉन्सेप्ट से फॉर एग्जांपल एक, जैसे मैं आपको कल यहाँ से क्लास से खत्म होने के बाद दोपहर को 2-2:30 बजे में गया, फिर थोड़ा सा खाना खाया और लास्ट में एक्चुअली मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, वो जो आधा घंटा मिलता है मैं थोड़ा बहुत ट्रेड लेता रहता हूँ। ठीक है, एक तो अपना रेगुलर एक प्रैक्टिस के लिए और उसमें थोड़ा बहुत जो इनकम हो जाए। तो मैंने 24 रुपीज में एक ट्रेड लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 25,100 का कॉल लिया था, 25,100 का। उस टाइम पे ना उसका प्रीमियम चल रहा था, आज का एक्सपायरी, मैंने 12 तारीख वाला एक्सपायरी का ही ट्रेड लिया था। 25,100 में उसका प्रीमियम मैं देखा था कि पूरा मार्केट गिर रहा है, मोटा मोटी ऐसे हालत का बात कर रहा हूँ, देख पा रहे सर, ऐसे हालत का बात कर रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2:45-3 बजे के आसपास जस्ट खाना खाया और बैठा, और मैं देखा कि मार्केट लगातार डाउनग्रेड है और दिन का लोएस्ट चल रहा है। लेकिन मैं बुलिश था, आप लोगों को क्लास में ही बोला था कि मार्केट 900 के नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो 900 के नीचे ये ड्रैग हो गया था 890 मैं समझ गया कि ये पूरा अपने सपोर्ट जोन में घूम फिर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये कॉन्फिडेंस पूरा था कि मार्केट यहाँ से उठेगा। तो मैंने अराउंड 24 में सोचा, और लेते लेते जैसे मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है ना लास्ट कुछ आधा घंटा में अप डाउन से, तो लेते लेते 25 टका 75 ऐसा कुछ दाम चला गया। तो मैंने लिया, लेके मैं बोला कि क्योंकि टाइम ज्यादा मेरे पास है नहीं, हार्डली आधा घंटा मेरे पास है, उसमें पहला 15-20 मिनट ही कुछ होने का चांसेस है, लास्ट 10 मिनट का कुछ भरोसा नहीं। ठीक है, तो मैंने आधा घंटा के लिए लेने के बाद मेरे को इतना समझ में आ रहा था कि अगर मार्केट 900 से मैंने 890 मैंने अप्रोक्स 900 से अगर ये 950 के बीच पे जाता है, 50 पॉइंट में अगर मूव करता है, 50 पॉइंट का मूवमेंट है, तो मैं ओटीएम लिया था, तो मोटा मोटी 0.3 या 0.4 के आसपास डेल्टा होगा। तो 50 × 0.4 कितना हो जाएगा सर?
30, लेकिन क्या है ना, मार्केट क्लोजिंग में है और टाइम हाथ में ज्यादा है नहीं कल के हिसाब से, और ऊपर से 12 का एक्सपायरी है, तो थीटा बहुत जोर का काम करता है, क्योंकि उस टाइम पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा काम करता है। तो 25 का ये शेयर स्टार्टिंग में ये जो मोमेंट था, यहाँ से 25 में 27 गया, बस हाँ 27-28 ऑलमोस्ट गया, ठीक है। 27-28 जाने के बाद ये जो नीचे गिरा ना, फिर से ये 25 से भी नीचे आ गया, वो सर मेरे साथ भी ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये तो अबव लेवल में है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने तुरंत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यही चीज अगर मार्केट क्लोजिंग टाइम ना होता, अगर हाथ में एम्पल टाइम होता, तो शायद इतना फ्लक्चुएट प्रीमियम नहीं करता। तो जो मेरा 25 से 28 चला गया, वो 28 फिर से 22-23 में आ जाता है, ठीक है। अब मेरे पास फिर से एक चैलेंज है कि मैं अभी भी होल्ड करूं कि ना करूं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस भी नहीं है, ब्रेक इवन सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस तो उठाना है। वही नॉर्मली सबका चलेगा सर, इतना तो होता है। मैं जस्ट आपको एक आधा घंटा का साइकोलॉजी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना पता है, एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? मेरा कांस्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए कि क्या मैं श्योर हूं कि मार्केट बढ़ेगा। ये जो सिचुएशन है यही आपको एक ट्रेडिंग में बना के रखेगा। मैं इतना तो श्योर हूं कि मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है, सपोर्ट लाइन में घूम रहा है, ये तो चेंज होगा। तो ये जो मार्केट का पॉजिटिविटी, तो मैं थोड़ा और 5-10 मिनट देखा, अप्रोक्स 3:15 में देखो, 3:15 में भी ट्रिगर नहीं आया। नॉर्मली 15 के बाद ट्रिगर आता है, लेकिन देखो अब इधर भी साइडवेज चल रहा है। 3:15 में भी ट्रिगर आना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि आज तो हाथ में टाइम नहीं है। इसका नहीं, 49 नहीं गया था, नहीं आज का एक्सपायरी का मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इसका हाईएस्ट गया था। আমি বলছি তো দেখুন না, পরে দেখাচ্ছি। আমার পুরো মনে আছে, আমি করেছি তো ট্রেড, আমার পুরো সিচुएशंस মনে আছে। अब फिर वो 24 टका 23 टका में जो चल रहा था, वो यहां से देखिए 2-3 कैंडल यहाँ पर ड्रैग किया है। तो जब मोटा मोटी मार्केट 3:25 के आसपास गया, तब इसका यहाँ पर ये देखिए, ये जो शेडो है ना, ये ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम को लेके चला गया था 33 पे, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए ही वहां पर रहा। वापस ये लास्ट में क्लोज हुआ अप्रोक्स 30-31 के आसपास, वही 30 के 30.5 के बीच में। लेकिन वो एक बहुत फास्ट मूविंग सिचुएशन था, कितना में हुआ? 30-30.5 के बीच में। तब कल का 2500 का पता नहीं सर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने 33, मेरा 33 में मैं देखा, करते करते 32 में आ गया था। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं उस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म माइंड सेटअप के साथ ही था। मेरा माइंड सेटअप शॉर्ट टर्म था, जिस दिन जैसा होता है। हाँ प्रॉफिट हुआ ना, मैं कितने में लिया था? 25 टका में। 33 में मैं एग्जीक्यूट किया, बट होते होते 32 टका 75 ऐसा कुछ हुआ, तो 7-8 टका गेन हो गया। तो मेरा आपको यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि जब ये सिचुएशंस बन रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, वो अगर सही है ना तो बात बनेगा, बट अगर आपका डायरेक्शन कॉन्सेप्ट गलत है तो नहीं होगा। लेकिन देखो बीच में आपको हाँ, एक्चुअली मैं क्या बोला आपको कि मेरा उस टाइम पे माइंड सेटअप शॉर्ट टर्म था, मुझे नेक्स्ट दिन कैरी आउट नहीं करना। मैंने उस माइंड सेटअप के साथ मैंने ट्रेड नहीं लिया था, बस रैंडमली ट्रेड लिया था। मेरे को पता लग रहा था कि इसके बाद ये ग्रोथ करेगा 40-50 पॉइंट पे, रैंडम किया था, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ भी एकदम माइंड सेट करके नहीं, कल मार्केट बढ़ेगा आज से लेते हैं, ऐसा सोच मेरा नहीं था। मैं जस्ट जो हुआ था वही मैं आपको बता रहा हूं। अब इस सिचुएशंस के साथ हम लोगों को क्या सीख मिलता है? जैसे यहाँ पर एक डर पैदा करता है ट्रेडर के मन में, क्योंकि प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था वहां पर काम नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्रिक क्या कर रहा है आपको, थीटा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आपका प्रीमियम को घटा रहा है। तो जहां पर मार्केट में ग्रोथ है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं है, तो ये सारा काम खेल खेलता है। और नेकेड पोजीशंस पे, जब आप नेकेड पोजीशंस पे होते हो, ये डर आपका रहेगा। यस बोलो सर। तो बोल रहा है कि सर मतलब हम बायर के माइंड से ट्रेड मतलब ट्रेड लेंगे मार्केट में, बट हम एनालाइज किए जो था वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। हाँ हाँ, बट मतलब मेरे माइंड में है कि वो बायर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अचानक से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उस वक्त क्या हम
अपना माइंड को चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि वो अपना माइंड हमेशा मतलब उस वक्त के लिए बाहर नहीं रखना। जैसे आप बोलते हैं ना कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो अपना एक माइंड सेटअप बना लो कि बायर बनना है, सेलर बनना है उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ ट्रेड के लिए। हाँ सर, मेरे हिसाब से तो बार बार फ्लक्चुएट होना सही बात नहीं। तो सर अगर हम बायर के हिसाब से लिए बट हमको पता चला गया कि अब मार्केट गिरने वाला है, तो तुरंत सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। देखो, अगर मैंने रिस्क कंट्रोलिंग के लिए अगर होता है तो ठीक है, लेकिन रोज रोज के लिए नहीं है। अब तुम बोलोगे मैं रोज रोज रिस्क में पड़ जाता हूं, तो फिर तुमने अभी तक ट्रेडिंग सीखा नहीं। एक आध बार रिस्क कंट्रोल करने के लिए तुमको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, इट्स ओके। मैंने मानो 10 बार में से एक आध बार ऐसा हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा हो तो ये नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम जब मानो कि अगर मानो मैं समझ गया तुम ट्रेड लेने जा रहे थे, फिर 2 मिनट बाद तुम्हारा माइंड सेटअप चेंज हुआ, ये इसको तो इंडिसीजन बोलते हैं। तुम अभी सोच रहे हैं, इसको तो इंडिसीजन बोलते हैं कि तुम स्टार्टिंग में सोच रहे थे बायर बनेंगे, 2 मिनट बाद सोच रहे हो सेलर बनेंगे, है ना? या फिर पहले सोच रहे थे कॉल बाय करेंगे, 2 मिनट बाद सोच रहे हो पुट बाय करेंगे। इसका मतलब तुम अभी भी श्योर नहीं हो अपने आप में कि क्या सिचुएशन है। ये तो आपको मैंने एक्चुअली डिसीजन लेने ही नहीं देगा। मार्केट के हिसाब से इसको हम लोग दोजी या स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, कैंडल के हिसाब से। जब मार्केट ऐसा हो जाता है, ना तो मार्केट कोई बड़ा कैंडल नहीं बना सकता, वो छोटा छोटा दोजी स्पिनिंग टॉप बनाता है। इसका मतलब ना तो बुल भारी पड़ रहा है, ना तो बियर भारी पड़ रहा है। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे ट्रेड नहीं लेते, रुक जाना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कभी बैट चलाया है? क्रिकेट कभी तो खेला होगा। हाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कभी बैट चलाया है? क्या होता है? आउट ही हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक सेंस है सर। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको स्ट्रेटेजी को एकदम प्योरली समझते हैं। ये जो नेकेड पोजीशंस का डर को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, और एक रेगुलर नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। सर ये जो कल वाला जो मार्केट था, जैसे बुलिशनेस, तो हम्म। अचानक से सर ये जैसे सबका तो जैसे माइंडसेट ये था कि मार्केट ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, तो सर ये जो है अचानक से सर गिरने लगा, उसके आप क्यों? बताओ। मैं आपको दोनों ही तो बोला, सिर्फ बढ़ने लगेगा यही बोला है क्या? मार्केट गिरता है, हर दिन का हिसाब से मार्केट चलता है। कल जब मार्केट का एनालिसिस दिया था तो कल सपोर्ट लाइन नहीं बोला कि 24,900 में सपोर्ट है। मार्केट बुलिश भी जा सकता है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो 24,900 पे भी आ सकता है। पुट साइड तो यही तो दर्शा रहा था कल का मार्केट के एनालिसिस के टाइम पे, कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के साथ साथ बीच बीच का करेक्शन होता रहता है। इसके पीछे कुछ और लॉजिक नहीं है। जब मार्केट को नहीं लगता कि आगे कुछ है नहीं, तो सब अपना प्रॉफिट बुक करके सिचुएशंस को कवर करता है। फिर से जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो फिर से चलता है। ये तो होता रहता है। गाड़ी चलाते चलाते कभी कभी हम लोग को थमने का मन नहीं करता। बस वही है, पैसेंजर खाली करो फिर लोड करो, ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ये साइकोलॉजी तुम अगर 2 दिन में बोलेगा मैं एकदम मतलब फाड़ू हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। ये चीज समझने में अच्छे को टाइम लग जाता है। ठीक है, समय दो सर। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी सीखने से क्या फायदा, कि ये जो नेकेड सिचुएशंस के साथ हम लोग कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, ये कंट्रोल से बाहर आप नहीं पहुंचेंगे, और धीरे धीरे आपको मार्केट का एक ग्रिप आ जाएगा कि आप एक ऑलवेज एक कांस्टेंट तरीके से कमा सकते हो। कांस्टेंट तरीके से कैसे कमा सकते हैं सर? इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे ना लॉटरी के हिसाब से बताना पड़ेगा, क्योंकि लॉटरी में हम लोग नॉर्मली एक तरफा सोचते हैं। माने लॉटरी इज फुल्ली नेकेड, है ना? तो लॉटरी नहीं खेलना है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं आपको उसी एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा। जैसे कि मार्केट में नॉर्मली लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि विनिंग इज एडिक्टिव। जैसे मानो कि अभी जैसे इसको हुआ है, ठीक है, ठीक है, एडिक्शन लग जाता है। एक बार विन हो जाता है ना, लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, ये होता है बच्चे लोगों में नॉर्मली। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, इसको हम लोग बंगाली में एक बहुत सुंदर कहावत कहते हैं, विश्वनाथ में भी कनेक्ट करेगा, ये नुतुन नुतुन कि क्या बोले एडा उन लोगों भाषा, माने कोई भी चीज नया नया जब सीखने को सीखते हैं ना, तो उस बंदे को ऐसा लगता है कि वो ही सब चीज जानता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि ये विनिंग इज एडिक्टिव। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं साइकोलॉजी भी थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, तभी जाके स्ट्रेटेजी एक्चुअली आप बना पाओगे। To buy and bet on a lottery ticket, a game that you typically avoid because you understand the odds of winning the jackpot is really low, है ना? So however, if you do win the ticket, लेकिन अगर आप बार बार जीतते हो, you will be most likely tempted to buy a lottery ticket regularly thereafter, है ना? एक बार जीतने के बाद, है ना? So we exhibit similar behavior when it comes to the investment or trading, ठीक है?
What drives such a behavior as humans? हम लोग इंसान है ना, our life is governed by anticipation. हम लोग का जो दिमाग है ये एंटिसिपेट करता है। क्या करता है? एंटिसिपेट करता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ठीक है। तो हम लोग एकदम आंख बंद करके ना एकदम अपने ही, ठीक है, एक दुनिया में खो जाते हैं। So looking forward to winning a lottery is exciting and so is realizing that expectations. माने उस expectations को realize करके बड़ा ही खुशी मिलता है, ठीक है। So research in neuroscience has however shown that anticipating a win is more exciting than actual winning. माने जिस दिन तुम जीत रहे हो उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, इसमें ज्यादा खुशी है। फ्लिपकार्ट में अगर कोई चीज ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर आएगा 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 में जो मजा है, ऑर्डर जिस दिन आ जाता है वो मजा नहीं आता है ना। अगर आपका मन में अभी भी थोड़ा बहुत बच्चापन है तो ये चीज तो रहेगा। बड़े लोगों का भी होता है, भले ही वो दिखाते नहीं, है ना। अपने पसंद का चीज जब आएगा 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 और जब आ जाता है, लेकिन वो आएगा आएगा में ज्यादा मजा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीजें काम करता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस कुछ इस तरह का, never once you experience the excitement of winning a lottery you feel the need to indulge, that is your brain compels you to buy a lottery ticket बार बार, even though you are aware of the odds of winning the second one. माने सेकंड बार जीतोगे नहीं जीतोगे इसका चांसेस लो है, बट फिर भी बार बार तुम उसी चीज में टूट पड़ोगे, ठीक है, कि नहीं नहीं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। और यही चीज क्या कर रहा है, आपका पैसा खत्म कर रहा है, ठीक है। तो बी केयरफुल सर, पैसा आपका है, बढ़ाना सीखो, घटाना नहीं। कैसे करोगे सर? मुश्किल का काम है ये, मेरा बात नहीं है, न्यूरो साइंस कह रहा है, ठीक है। नाउ कंसिडर ट्रेडिंग इन इक्विटी ऑप्शंस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। यू नो दैट बाइंग कॉल्स एंड पुट्स हैज इट्स रिस्क, है ना। एज ऑप्शंस ऑफन एक्सपायर्स वर्थलेस, कुछ नहीं रहता, प्रीमियम का वैल्यू लास्ट में 0.05 में पड़ा रहता है ना। स्पेशली अगर आप कॉल बाई कर रहे हो, पुट के केस में पूरा पूरी खत्म नहीं होता है, बट कॉल के केस में देखा जाता है कि प्रीमियम का वैल्यू होता है, ओटीएम का तो हो ही जाता है, ठीक है। सो यू मे चूज टू बाई देम रेगुलर, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार रेगुलर करते हैं, स्पेशली इफ वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ए लार्ज गेन फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट। अगर पहले कभी हम लोग अच्छा गेन कर चुके हैं तो बार बार हमें लगता है कि मैं रोज ही ऐसा कर लूंगा। फॉर इफ ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? Reflexive brain in action. With trading option, there is another factor at play. We know that options carry the risk of losing capital when our view on the underlying stock or index turns wrong. माने जब उल्टा पड़ जाता है तो हम लोगों का क्या होता है, पूरा पूरा चला जाता है। The fact that you can lose money makes our experience winning against such odds even more exciting. And this is not so much true of lottery, because lottery is a game of chance, while investment we believe requires some degree of skills, है ना। तो दोनों चीज में फर्क है, इसको लॉटरी टिकट तो हम लोग बिल्कुल नहीं बना सकते। लॉटरी टिकट यू कैन से दैट आज के डेट में, स्पेशली जो मैंने आईपीओ में इतना ज्यादा लोगों का उत्साह बढ़ चुका है कि जिस बिजनेस के बारे में लोग कुछ जानते भी नहीं है उसमें भी वो लोग कमा ले रहे हैं। मैंने ये इंडिया है। अप्लाई कर दो बस, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना, इंडिया का जनसंख्या इतना है और उसमें से पहले 4-5% लोग इक्विटी मार्केट में था, उसके जगह अभी कम से कम 8 से 10% लोग आ चुका है, डबल हो गया है और एक्टिव ट्रेडिंग बढ़ गया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, ये जो 5-10% जनसंख्या जो ऐड हुआ है ना, ये मार्केट ना समझ नहीं पा रहा है कि भाई कहीं पर तो कहीं पर भी नहीं था। जैसे मैंने आप लोग को मोतीलाल ओसवाल का ओनर है ना, रामदेव अग्रवाल का एक कहानी बोला था ना कि गाड़ी का इंजन नया लग चुका है, गाड़ी का ढांचा अभी भी पुराना ही है, ठीक है, लेकिन इंजन नया लगा है। ये लोगों को तो दिखाई नहीं देता ना नया इंजन क्या है, गाड़ी तो पुराना दिख रहा है कि मार्केट पुराना है, चले आ रहे हैं। तो इतना दिन से लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, और उसमें जो नया इंजन ऐड हुआ है, ये लोगों के दिमाग में ना सेट नहीं हो पा रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए ना मार्केट बहुत कंफ्यूज है। कुछ लोगों का मानना है, बड़े बड़े लोग जो इतना से 100 साल से मार्केट देख रहा है, 50 साल से मार्केट देख रहा है, इनको लग रहा है कि भाई मार्केट तो गिर जाना चाहिए, इतना तो ओवर वैल्यूड कभी होता ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में तो सेलर बुक कर लेता है इतना देर में, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। सो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि नया पुराना गाड़ी में नया इंजन लग चुका है। सो नाउ पॉइंट इज दैट कि यू मे बी वंडरिंग व्हाई आई चूज टू पोस्ट द अबव आर्टिकल। चलो ये अलग बात है। अच्छा, तो फिर बेसिकली यहाँ पर एक चीज मैं शायद स्किप कर गया।
नहीं, एक छोटा सा चीज मैंने स्किप किया, एक ब्रेन रिलेटेड एक पॉइंट था। एक मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्सिव ब्रेन और एक होता है आपका फिर आगे रिफ्लेक्टिव ब्रेन। रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्टिव ब्रेन ना हमें बहुत प्रॉब्लम करता है। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने जिसके कारण मार्केट में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अगर आएगा तो मैं समझा दूंगा, ऐसे मुझे पता है कैसे समझाना है। जैसे कॉन्सेप्ट इज दैट कि हम लोग को बस ये सोच लगता है कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन के थ्रू से होता है। रिफ्लेक्टिव ब्रेन क्या है? रिजिड हो जाता हाँ, मैंने वो रिजिड, मैंने वो बस अपना खुशी देखता है, कैलकुलेट नहीं करता। तो आपको ना खुशी देखना नहीं है, कैलकुलेट करना है। ये जो मार्केट है यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क करना है। आप खुशी में मत बह जाओ, ये इमोशनल खेला नहीं है। तो जो इंसान अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो मार्केट में बन नहीं पाएगा। मार्केट में कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर इमोशंस बार बार लाने से आप मार्केट में बार बार मुश्किल में पड़ जाओगे। मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, या मिलने का जो खुशी है वो मुश्किल है। आपको ये सोचना है कि मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं और ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अब उस सही में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो तो सिचुएशन के हिसाब से है। अब इसको तुम अगर महाभारत के कृष्ण भगवान के बानी से जोड़ोगे तो मतलब वही है, कर्म किए जा फल की आशा ना कर। ठीक है, तो कर्म माने क्या? कैलकुलेशन, आपका काम करो आप। ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, इस पे बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। ये होना मुश्किल है बट यही सिखाना चाह रहा है सर। अब स्ट्रेटेजी भी इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप होता है। चलो कोई बात नहीं। There is always a sense of amusement when they initiate an option trade. Many don't realize how fatal this naive amusement can. मैंने ये जो एक नया नया amusement मिलता है ना लोगों को कि ट्रेड करेंगे पैसा कमाएंगे, ट्रेड करेंगे पैसा कमाएंगे, ठीक है, नोट छप देंगे, ये बहुत मुश्किल करता है। ट्रेडर बाय ऑप्शंस मंथ आफ्टर मंथ, मंथ पे मंथ ऑप्शंस खरीदते रहते हैं विथ ए होप दे वुड डबल देयर इन्वेस्टमेंट, इसी आशा के साथ। ट्रेडिंग ऑप्शंस विद सच एन माइंडसेट इज परफेक्ट रेसिपी फॉर पीएल डिजास्टर। ये जो माइंड सेटअप है ना, कि आपको लगता है कि मैं हर महीना पैसा डबल कर दूंगा, ये एक्चुअली यही सोच है जो आपको डिजास्टर में बदल देगा। जितना खुशी से साथ आज पढ़ाई करने के लिए आ रहे भागे भागे, ठीक है, एक दिन उतना ही दुख से घर पे बैठ जाए। समझे? है। The bottom line is this: if you aspire to trade options, you need to do is the right way and follow the right approach. Else you can rest assured of the gambling attitude. बाकी जो आप करोगे वो gambling हो जाएगा। Will eventually consume your entire trading capital and you will end up having a short self-destructive option trading career. फिर दुनिया को बोलोगे कि भाई ये एकदम बेकार चीज है, मत जाओ, क्योंकि आप खुद बिना समझ के और प्रॉपर नॉलेज के बिना करे हो, और फिर खुद का एक गैम्बलिंग माइंड सेटअप के साथ किए हो, दूसरे को भी गैम्बलिंग माइंड सेटअप बनाने के लिए बोल रहे हो, फिर वो भी गड्ढा में पड़ रहा है। तो ये गैम्बलिंग माइंड सेटअप से बाहर आना है। अब आप बोलोगे सर कैसे बाहर आएंगे? चलो वही तो सीखने का एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट है। और आप देखो ना, हम लोग इससे पहले ऑप्शन ग्रीक में इतना समय दिए, वहां पर भी हम लोग कैलकुलेशन ही सीखेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग बेसिक सीखे हैं जहां पर हम लोग कॉल एंड पुट ऑप्शंस का बेसिक आइडिया लिए हैं। उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, कहीं पर भी तो गैम्बलिंग नहीं कर रहे सर, मार्केट को अंडरस्टैंड ही तो सीख रहे हैं। अगर गैम्बलिंग होता तो फिर बस इतना बोलते, ले लो छोड़ दो, ले लो छोड़ दो, इतना ही बोलते हैं। Now, do have to mention this now, the common phrase that goes like this: limited risk, unlimited profit potential. Normally हम लोग जैसे कल हम लोग एक चीज देखें कि हम लोग जानते हैं कि कॉल बाई करने से क्या होता है, कॉल बाई करने से क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड लॉस होता है। ये थ्योरेटिकली एक बहुत ही परफेक्ट एक पॉइंट है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना परफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकली बायर के लिए क्या बोला जाता है जब कोई कॉल बाई करता है, कि अगर आप जीतोगे तो अनलिमिटेड जीतोगे, लॉस होगा तो जितना आपका प्रीमियम। ठीक है, तो आप बेसिकली एक साइकोलॉजिकली एक चिंता में पड़ जाते हो, अच्छा लॉस तो मेरा प्रीमियम ही होगा लेकिन कमाऊंगा तो बहुत कमा सकता हूं। ये आपको नहीं लगता ये ट्रैप है? ये है ही ट्रैप। तो प्रॉफिट का टारगेट 10% हो गया तो हाँ सर, एग्जैक्टली। लॉस कर ठीक है, दोनों साइड में टारगेट रखना पड़ेगा कि मैं कितना लॉस खाने के लिए रेडी हूं, मैं कितना प्रॉफिट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर काम करेगा सर। तो यही आपका पीएल को कील करता है। ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट करूंगा, ये माइंड सेटअप से बाहर आना है। बात समझ में आ रहा है सर?
तो न्यू बाई ट्रेडर मैंने नया नया जो लोग नए नवेली दुल्हन की तरह मार्केट में आते हैं, डिल्यूशन मैंने बेसिकली, इल्यूशन तो है, इल्यूशंस का भी कुछ और खतरनाक हालत, ठीक है, ठीक है, इल्यूशन भी भ्रम होता है, ये महाभ्रम बोल सकते हैं आप, ठीक है, बाय दिस theoretically correct but practically distrust fact and thereby end up blowing up the entire books माने books of accounts slowly and steadily। समझ में आ रहा है, कलेक्ट कर पा रहे हो, जो लोग मोटा मोटी पैसा थोड़ा सा लॉस किया है, they can connect these things। Hence, do believe that trading option blindly without a strategy is a dangerous but irresistible pastime। माने समय तो बीत जाता है बट वापस भी नहीं आता, और ये डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट करता है। ये एक्चुअली एक फेमस ट्रेडर ने ही बताया, फॉरेनर, यूएस का है मोस्ट प्रोबब्ली, पिंक फ्लॉयड बोल के, जो भी हो। नाउ डोंट इंटेंड टू स्केयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इस डराने के लिए नहीं था, सावधान करने के लिए था, समझ रहे सर। रास्ता में लिखा है ना कॉशन, स्कूल है सामने, ठीक है, तो डरा रहे क्या आपको, ठीक है, सावधान कर रहा है, तेज मत चलाओ एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो यही बोल रहा है कि तेज मत चलाओ एक्सीडेंट हो जाए। तो पॉइंट इज दैट ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें दो चीज काम करता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ओनली प्रैक्टिकल बोल के यहाँ पर कुछ नहीं, एक थ्योरी है, फिर उस थ्योरी का एक एप्लीकेशन है, ठीक। जैसे अब लोग जो लोग साइंस पढ़ते हो, मोटा मोटी साइंस तो कभी ना कभी 10 तक तो सभी को ही पढ़ता है, 10 के बाद जो लोग स्पेशलाइज करते हैं, जैसे अपना वो है, तुम हो, है ना, जो लोग साइंस स्टूडेंट, ये भी साइंस स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो अब लोग थ्योरी भी पढ़ते हो, जैसे मानो न्यूटन का थ्योरी है ना, एक न्यूटन का थ्योरी, जैसे एक पॉपुलर थ्योरी बचपन में सबको ही पढ़ा है, थर्ड लॉ न्यूटन का, सब ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি প্রতিক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, तो ये जो न्यूटन का थ्योरी है, पहले ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी न्यूटन ने दिया कि ऐसा होता है, लेकिन जब तक इंसान के साथ होता नहीं है प्रैक्टिकली, वो इसको कभी नहीं रियलाइज कर सकता, है ना। जब तक वो रियलाइज नहीं कर रहा है तब तक वो क्या है, न्यूटन थ्योरी। बात समझ रहे हैं, तो थ्योरी इज काइंड ऑफ, तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट थ्योरी में है, बट इसको रियलाइज करने के लिए प्रैक्टिकलिटी आपको फेस करना पड़ेगा। आइडियली बनता है, परफेक्ट, हर एक सिचुएशन परफेक्ट है, हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली होगा कि नहीं होगा वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। मैंने एक्चुअली जब एक थ्योरी कोई बना रहा है वो अपने पर्सपेक्टिव से बना रहा है, हर चीज वो परफेक्ट है, आइडियल है। वो एक आइडियल होता है, हाँ, अगर ऐसा होगा, माने वो एक कॉन्स्टेंट सिचुएशंस के साथ करता है, ठीक है, लाइफ में सावधानी कर, हाँ, मैंने वो कुछ चीजें ना कांस्टेंट कर देते कि अगर ऐसा ऐसा होगा, हाँ, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप क्या क्या सिचुएशंस में क्या क्या होगा, तो जब होगा तब पता चलेगा, है ना, डेली अपडेट। ठीक है। इसलिए जब तक आप खुद को उस चीज के अंदर डालोगे नहीं, आप उस चीज के साथ कभी भी अपने आप को एट पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट, तो यहाँ पर ऑप्शन थ्योरी बहुत काम का चीज है, एंड आई एम श्योर यू हैव रियलाइज्ड दैट अनलाइक अदर टॉपिक्स इन मार्केट, द साइंस इन्वॉल्व्स इन ऑप्शन इज हेवी ड्यूटी। ऑप्शन जो है ये हेवी ड्यूटी है, हेवी ड्यूटी माने इसमें बहुत सारा चीजें देखना पड़ता है, इसलिए बहुत लोगों को ऑप्शन कभी कभी मुश्किल लगता है। लेकिन ऑप्शन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जानते हो, ऑप्शन जो बंदा जिंदगी में कभी भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीखा या ऑप्शंस मार्केट में कभी नहीं गया, उसका एक सबसे बड़ा अफसोस यही रहेगा, वो कभी मार्केट को समझ नहीं पाए। भले ही तुम ऑप्शन मार्केट से कमाओ या ना कमाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मार्केट का बीट को समझना है, आपको ऑप्शन में थोड़ा बहुत हाथ धोना पड़ना चाहिए। या मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन मार्केट का जो फ्लक्चुएशंस है ना, वो डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस का मेन कारण है, और वो डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण ही मार्केट का ग्रोथ, मार्केट का डेली का साइडवेजनेस, ये हर चीज डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन में ज्यादा अगर ना भी कोई करना चाहे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट को समझने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। बोलो। अगर कोई इंसान से फंडामेंटल अच्छे से और ये ऑप्शन ना सीखे तो क्या वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये क्यों, हाँ, इन्वेस्ट देखो, सिर्फ फंडामेंटल सीख के मैं नहीं बोलता कि फंडामेंटल इज नॉट इनफ, फंडामेंटल अपने आप में इनफ है। वो फंडामेंटल सीखेगा, कंपनी एनालिसिस करेगा, स्टॉक को पकड़ेगा, होल्ड करके रखेगा, बिजनेस एनालाइज करना है, लेकिन वो अलग चीज है। वो मार्केट कहाँ हुआ, वो तो बिजनेस हुआ। मानो तुम टाटा का एक शेयर खरीद रहे हो, टाटा कंपनी के बारे में जान रहे हो,
टाटा बिजनेस आगे अच्छा चलेगा, इसके साथ स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है। मार्केट तो बस एक जगह है, ओपन प्लेटफॉर्म है जहां से तुम शेयर को परचेस कर सकते हो। तो फिर तुम ये मत बोलो कि तुम मार्केट समझते हो। ऐसा समझ सकते हैं एक मछली बाजार जैसा होता है। हाँ, तुम बोल सकते हो कि वहां पर एक मछली मिलता है, वो मछली पे मैं इन्वेस्ट करके रख दिया, ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे बाजार पता है। उसमें बायर, उसमें जो सेलर्स हैं बहुत तरह के, अब वो बहुत तरीके से बेचने के लिए तैयार है। मतलब अपने दाम को कोई कोई 100 रुपया में दे रहा है तो कोई 150 रुपया में दे रहा है। नहीं, तब एक मार्केट में सब दाम दो, अगर सेम मतलब इतना बड़ा मार्केट है वो कि जैसे कि उसमें तरह तरह, जैसे हम लोग कॉलेज स्ट्रीट में जाते हैं तो कोई हमें 50 रुपया में वही बुक देता है, कोई बुक वही हमें 500 रुपया में देता है। तो इस तरीके से ना, मैं ऐसा नहीं, वो इतना तो लेकर वैसा नहीं होता है जैसे- सर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब है वो उसने मुझे पूछा कि सर अगर कोई ट्रेडिंग ऑप्शन ये सब कुछ नहीं करता है, सिर्फ फंडामेंटली चीजों को जानता है और वो सिर्फ इन्वेस्ट करके रख देता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ, वो मार्केट नहीं है। वो तो तुम, ठीक है, वो सिर्फ मार्केट में वो एक कंपनी है। तुम तो टाटा कंपनी के ऑफिस में जाके शेयर नहीं मांग सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, तो मार्केट से खरीदो और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके रख दो, जब पैसा बढ़ेगा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म का मैटर नहीं। तब ये मार्केट कहाँ हुआ? मैंने कुछ ऐसा हुआ ना, जैसे मानो कि मैं बाजार नहीं जाता, ठीक है, मैं कुछ चीजें लोकली मोटा मोटी परचेस करके रख देता हूँ, घर पे इन्वेस्ट करके रख दिया, चाल डाल आटा मोटा मोटी मेरा 1 साल का मौजूद है, कभी मार्केट जाते हैं, मेरे से मार्केट का क्या लेना देना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सर बात? तो बेसिकली मार्केट समझना है तो फिर आपको मार्केट में आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं हमको मार्केट नहीं समझना है, हमें सिर्फ मार्केट के अंदर से बना हुआ कोई एक कंपनी में पैसा लगाना है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा, तब आप मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हो। फिर मार्केट कभी गिरने के बाद, ठीक है, फिर कब उठेगा, ठीक है। मार्केट जैसे मानो बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट कोरोना के टाइम पे गिर गया था, अब वो लोग तो टेंशन में आधा हो गया था कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो तो पूरा नीचे आ गया। प्रॉब्लम क्या होता है, जो बिना ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट के ऊपर फुल्ली डिपेंड करते हैं, जब मार्केट गिर जाता है उनको ये सेंस जनरेट ही नहीं होता कि मार्केट फिर से बढ़ सकता है, और वो क्या करेगा, वो जब गिर जाएगा ना, वो सेल करके वो मानो 4 साल से तुमने एक शेयर में इन्वेस्ट करके रखा था, तुम्हारा रिटर्न था 60% 70%, लेकिन एक झटका में मार्केट जब नीचे गिरा तुम्हारा वही रिटर्न 20-30% में आ गया, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि और ज्यादा गिर सकता है, इससे अच्छा है निकल जाओ। अब क्यों तुम निकलेगा, क्योंकि तुमको तुम्हारा कैपिटल लॉस तुम सहन नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमको मार्केट का आइडिया होता तो तुम सहन कर लेते। हेज कर सकता था और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता था, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट जानता है, उसको मार्केट का कोई माने इकोसिस्टम का पता नहीं है, वो कैसे अपने आप को बना के रखेगा। बात समझ में आ रहा है सर? इसलिए मैं बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट तो सीखना ही है, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो एक टेक्निक है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, बट ये जो ऑप्शंस एंड टेक्निकल एनालिसिस है टू अंडरस्टैंड द मार्केट। अब आपके ऊपर है, आप चीजों को सीखना चाहोगे ना चाहोगे, ठीक है। नंदन भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था, लेकिन नंदन बाद में देखो, आज नंदन सारा दिन ट्रेडिंग में बात करता है, टेक्निकल पे बात करता है, लेकिन यही नंदन जब मेरे पास आया था वो फंडामेंटली थोड़ा सा नॉलेज लेके ही आया था, ठीक है। तो मेरे को आगे बोला था सर फंडामेंटली सब कुछ होता है, टेक्निकल या ये सब चीजें कुछ नहीं होता। तो अगर ये सब कुछ नहीं होता है, आज नंदन काम करता है, रेगुलर क्लास नहीं कर पाता, लेकिन आज तुम नंदन को देखो, वो जब ग्रुप में बात करता है सारा दिन टेक्निकल पे ही तो बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट समझने लगा है। यही बंदा जो फंडामेंटल को ही सब कुछ मानता था, तो सारा दिन मार्केट के बारे में क्यों बात कर। टर्न मार्केट बुलिश, मार्केट बुलिश, एग्जैक्टली। ये एक अनदर अच्छा पॉइंट विश्वनाथ ने दिया। देख विश्वनाथ और एक अच्छा पॉइंट बोला, कंपनी का फंडामेंटल लूज है, कंपनी फंडामेंटली लूज है, क्वार्टरली क्वार्टरली लॉस चल रहा है, लेकिन मार्केट में गेन दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब बुलिश होता है, ठीक है, जो कंपनी लॉस मेकिंग सिचुएशंस में है, फंडामेंटली उतना स्ट्रांग भी नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत बुलिश मार्केट में पैसा कमा लेता है। सब कुछ काम करता है इकोनॉमी, वो तो इकोनॉमिक अलग अलग पावर है, वो हर चीज तुम्हें हेल्प करता है। जैसे रिसेंटली जो गवर्नमेंट कंपनीज इतना ज्यादा बुलिश हुआ, क्या सबका फंडामेंटल तुम चेक करो क्या बहुत अच्छा है? नहीं,
लेकिन फिर भी इतना अच्छा क्यों दिया? क्यों? क्योंकि मार्केट में उसके बारे में बहुत ज्यादा बुलिशनेस है। अब तुम अगर मार्केट नहीं समझोगे तो ये सब अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। इसलिए मार्केट में रहोगे, रेगुलर चर्चा में रहोगे, ट्रेड करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। क्या समझे सर? नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मस्ट है। इन्वेस्टमेंट तो बस मार्केट का एक हिस्सा है। ये झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, हम लोग इनको एक इन्वेस्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता ये बहुत बड़ा ट्रेडर था। लोगों को क्यों एडवाइस नहीं करता था? क्योंकि अगर उनके एडवाइस में ट्रेडिंग करके, क्योंकि आप लोग जानते हो लॉस होगा तो वे झुंझुनवाला का नाम खराब होगा, इसलिए कभी भी ट्रेडिंग के लिए लोगों को एडवाइस नहीं करता। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট সেক্টরে করা উচিত, ফান্ডামেন্টালি শেখাবো এগুলো কিভাবে डिफरेंट स्पेसिफिक सेक्टर चूज कर। समझ में आ रहा है सर? तो ये लोग खुद इतना बड़े ट्रेडर है, रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, फिर झुंझुनवाला का खुद का गुरु, ये इंडिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक राधा कृष्णन दमानी, ठीक है, ये लोग माने बहुत हाई लेवल ट्रेडर है। क्योंकि मार्केट समझता है, ये जो मार्केट का बुलिशनेस, मार्केट बढ़ेगा, अरे भाई मार्केट बढ़ेगा तब ना तुम्हारा स्टॉक का ग्रोथ होगा। तो अगर तुमको स्टॉक का ग्रोथ के बारे में पता करना है तो मार्केट को ही नहीं समझोगे तो स्टॉक के ग्रोथ के बारे में कैसे अंडरस्टैंड करोगे? है ना? इसलिए एक ओवरऑल ग्रोथ चाहिए आपको, तो स्पेसिफिक एक मुझे यही चाहिए। कुछ क्यों किसी ने बोल दिया, अब किसी ने बोल देने से कुछ नहीं है, तो फिर इतना सारा चीज कैसे काम कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब कोई बोलेगा नहीं हमको ट्रेडिंग करने में लॉस होता है, मत करो ना, मत करो ट्रेडिंग, लेकिन मार्केट जानो, रोज मार्केट खोल के बैठो, देखो, कैंडल समझो, चार्ट समझो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिचुएशन समझो, एफआईआईडीआई का पोजीशन समझो। लेकिन सर क्या है ना, सिर्फ बैठने से ना मन नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा जब तक नहीं उठा देते ये भी साइकोलॉजी है साइलेंट बटन होता है, देखो। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग जुडिशियस मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों करेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ये भी समझाने का कोशिश करेंगे कि नॉर्मली मार्केट में अगर देखा जाए, एक बहुत वाइटल बात कर रहे हैं, सुनो सर, क्लोज टू 475 ऑप्शन स्ट्रेटेजी, मोटा मोटी 475 के यहाँ और भी समय बीता है, ऑलमोस्ट 500 550 स्ट्रेटेजी मार्केट में अवेलेबल है, 500 से 550 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इतना स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते। हम लोग हार्डली 15-20 स्ट्रेटेजी पता लगा सकते हैं जो मेन मेन बेस है। अब तुम अपने हिसाब से जितना नॉलेज बढ़ाओगे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ज्यादा दिमाग ना लगाए, अगर 15-20 स्ट्रेटेजी में भी नॉलेज आ जाए ना, ठीक है, वो काफी होता है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए। लेकिन अभी जितना एस बनोगे, एस बने मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेटेजी बिल्डअप पावर और बढ़ेगा। पहले बेसिक स्ट्रेटेजी को समझो, उसके बाद धीरे धीरे अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, बेस के बिना खुद का दिमाग ना लगाए, ठीक है। तो हम लोग बेस स्ट्रेटेजी में ही बात करेंगे, तो क्या 475 स्ट्रेटेजी सीखेंगे? नहीं सर, हार्डली 15-20 स्ट्रेटेजी सीखेंगे, उसके ऊपर बेस करके तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अब उसका क्या नाम होगा नहीं होगा पता नहीं, बट वो अपना स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है। ब्रोकिंग फार्म का अपना बहुत सारा ब्रोकिंग फार्म है जो खुद स्ट्रेटेजी सारा दिन टीम बना के बनाता रहता है। जैसे आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, इक्विटी डीलर का पढ़ाई कर रहे हो, आगे जाके आप लोग फंडामेंटल क्रैक करके रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। तो ये जो रिसर्च टीम होता है, इक्विटी डीलर्स होते हैं, सब एक एक उनका एक डेस्क होता है, वो लोग बैठ के एक जगह के अंदर बैठ के, जैसे आप स्टॉक्स का अगर तुम ओपन करते हो या फिर कोई बड़ा कंपनी में तुम अगर देखते हो ना, तो उनका ना एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप सिस्टम है। तो वो पूरा एक टीम ऑफ ग्रुप होते हैं, वो बैठे बैठे बनाता रहता है और फिर अपने क्लाइंट को हैंडल करते रहता है। समझ में आ रहा है? चलो, अब हम लोग मोटा मोटी कितना स्ट्रेटेजी के बारे में जान सकते हैं। जैसे बुलिश स्ट्रेटेजी होता है, बेयरिश स्प्रेड्स होते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज होते हैं, बुलिश, बेयरिश एंड न्यूट्रल आल्सो। जैसे बुलिश में फेमस फेमस नाम क्या है? बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, कॉल बटरफ्लाई, सिंथेटिक कॉल, स्ट्रैप्स। बेयरिश स्प्रेड जैसे बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड,
बुल पुट लैडर, पुट रेशियो, बैक स्प्रेड, इंग्लिश नाम से ज्यादा बहक मत जाओ, नाम है, ठीक है, जब काम पता चल जाएगा तब नाम उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। सिंथेटिक पुट, फिर न्यूट्रल में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल्स, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, लॉन्ग शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, लॉन्ग शॉर्ट बटरफ्लाई, बॉक्स थ्योरी, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी मोटा मोटी मार्केट में पॉपुलर है। इसमें 4-5 स्ट्रैटेजी ही बहुत होता है, ठीक है। न्यूट्रल स्ट्रेटेजी रेंज बाउंड के लिए, अच्छा धीरे धीरे बोलते हैं अभी एक तरफा बात तो नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं जवाब এই তো এইগুলো এই বিয়ারি স্প্রেডস বা এর মধ্যেই ক্যালেন্ডার স্প্রেড সব আছে। यस, আসছি স্যার। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे मानो मैक्स पेन, ठीक है, मैक्स पेन थ्योरी, पीसीआर थ्योरी, वोलेटिलिटी आर्बिट्रेज, एम्प्लॉइंग डायनामिक डेल्टा हेजिंग, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, हम लोग स्ट्रेटेजी में अपना एक सिचुएशंस बना पाएंगे। समझ में आ रहा है सर? Strategies make money if you use it right. If you don't, then they can create a hole in your PL. यहाँ पर जॉब क्या है, स्ट्रेटेजी को समझना, उसके ऊपर बेस करके मार्केट मैंने गाड़ी को चलाना। एंड आई विल ऑल्सो अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बेस्ट कंडीशन अंडर विच यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजीज, बट मेकिंग श्योर इट वर्क्स फॉर यू is in your control. This really depends on your discipline and reading of market. Point to be noted, sir. एक दिन का खेल नहीं है, डिसिप्लिन होना पड़ता है और मार्केट को रेगुलर बेसिस में रीड करना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है रेगुलर बेसिस में चीजों को देखते रहना, करते रहना। डिसिप्लिन और क्या, जैसे टीचर अगर कुछ चीजें पढ़ा दिया, तुम उसको बस जिस दिन पढ़ा उसी दिन पढ़ा, उसके बाद कभी किताब खोल के नहीं देखा, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करते हैं कि जो बच्चा प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छा रिजल्ट करते हैं। जैसे बचपन स्कूल में फर्स्ट गर्ल या फर्स्ट बॉय जो होते हैं और लास्ट गर्ल या लास्ट बॉय जो होता है, इनके बीच में फर्क क्या होता है? क्या लगता है? जो लास्ट गर्ल या लास्ट बॉय होता है उनका दिमाग नहीं है, दिमाग भी चलाता है, वो बेसिकली प्रैक्टिस नहीं करता और उसका कंसंट्रेशन इश्यूज होता है। और जो फर्स्ट होते हैं वो कंसंट्रेट भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। दिमाग सबका है, सीरियसली सबका दिमाग है, समझाया जाए तो सब समझ सकते हैं। अरे मैं तो एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूँ, कम स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो जो थोड़ा सा दिमाग में कम भी है ना, मैं तो पढ़ा के समझ सकता हूँ कि वो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहा है। और आप लोगों के स्टॉक मार्केट के ग्रुप में तो ऐसे भी ऐसे स्टूडेंट है जिसका क्वालिफिकेशन लेवल इस तरह से, किसी किसी का ग्रेजुएशन है, किसी किसी का मास्टर्स है, किसी किसी का 12 पास है, लेकिन एक ही बात मैं मास्टर्स लोगों को भी समझाता हूँ, 12 पास लोगों को भी समझाता हूँ, कैसे समझ जाता है फिर? और यही चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पढ़ाता हूँ। ये मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है। जैसे कल मैं इकोनॉमिक्स क्लास ले रहा था, तो बच्चा लोग ना ऐसे थोड़ा सा पहले कंसंट्रेट नहीं कर रहा था, तो मैं समझ गया कि ये लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लोग अभी हाँ ना ना करता रहेगा। तो मैं फिर ना मेरे दिमाग में चला कि भाई ऐसा कुछ एग्जांपल देते हैं। एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स, उसमें पढ़ा रहा था मार्केट, मैंने उसमें एक अलग मार्केट आता है, वो इसी मार्केट का एक अलग इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। तो मैं बोला कि तुम लोग जानते हो, फुचका वाला भी ये जानता है, फुचका वाला को भी पता है कैसे मार्केट का ये सिचुएशन होता है, पान वाला को भी पता है। तो जब मैं बोला ना फुचका वाला पान वाला का डिग्री क्या रहता है, कुछ नहीं, तो मैं बताइए अगर कोई स्टूडेंट ये चीज बोलेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, इसका मतलब वो समझना। हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जस्ट मैं एग्जांपल दिया। मेरे पास भी है ऐसे लोग जो उतना ज्यादा क्वालिफाइड है ही नहीं है, मार्केट पढ़ता है, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए मैं उनको बोला कि भाई फुचका वाला रिक्शा वाला लोग समझ सकता है अपना हिसाब किताब, और तुम लोग इतना नॉलेजेबल होने के बाद तुम लोग बोलते हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक ही हो सकता है, या तो तुम समझना ही नहीं चाहते, और कोई रीजन नहीं है, समझना ही नहीं चाहते, इसलिए तुम ना 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 कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं है, जबरदस्ती कोई आके यहाँ पर बिठा दिया। সেটা আছে, সেটা আছে, আমি সেটা অস্বীকার করবো না, কিন্তু শেখার ইচ্ছে থাকাটাও খুব দরকার। ওটা যখন মিসিং হয় তখন মানে যতই আমি এ করি না কেন, আমি সেটা আমি বুঝতে পারছি। যখন কমিউনিকেশন, যেটা উনি বলতে চাইছেন কি টিচার ওইভাবে পড়ায় না বা শেখাতে চায় না, সেটা 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 হতে। चलो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड को डिटेल्स में स्टार्ट करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड कल भी स्टार्ट किया था, लेकिन कल जस्ट मैंने स्ट्रेटेजी का एक आइडिया देने के लिए दिया।
स्प्रेड स्ट्रेटेजीज आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी, सिंपलेस्ट, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इसमें और सबसे ज्यादा यूज होता है। ट्रेडर कैन इंप्लीमेंट स्प्रेड्स आर मल्टी लेग स्ट्रेटेजी। मल्टी लेग माने यहाँ पर एक, माने ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कॉल लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक साथ दो दो स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ेगा। टू और मोर ऑप्शंस, माने हो सकता है कि एक ओटीएम एक एटीएम, हाँ माने एक साथ दो लेना पड़ेगा। माने ऐसा नहीं कि तुम्हें एक ओटीएम लेके स्ट्रेटेजी बना लो, वो तो नेकेड हो जाएगा उसको स्ट्रेटेजी नहीं बोलेंगे। बेसिकली मल्टी लेग है, माने एक से ज्यादा लेग लेना पड़ेगा। लेग का मतलब ये है लेग पीस नहीं लेग का मतलब है कि तुमको एट ए टाइम में एटीएम ओटीएम दो दो अलग अलग स्ट्राइक लेना पड़ेगा, ठीक है। When I say multi-leg, it implies that a strategy requires two or more option transactions. Spread strategy such as the bull call spread is best implemented when your outlook on the stock or index is moderate and not really aggressive. माने आप मार्केट के बारे में ये नहीं सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट में छलांग मारेगा या 100 पॉइंट में छलांग मारेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हार्डली 50-60 पॉइंट पे भी अगर मार्केट मूव देता है, अगर मैं निफ्टी के एंगल से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 50-60 पॉइंट पे भी निफ्टी मूव दे सकता है, वो ही हो जाता है मॉडरेटली बुलिश, ठीक है। अगर 100 दे दिया तो थोड़ा मॉडरेट से ज्यादा है, जैसे कि आज का जो सुबह वाला जो जंप है, ठीक है, वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया सर। अगर यही चीज थोड़ा 150-200 पॉइंट में मूव दे दिया तो वो थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव है। ऐसे होता है कभी कभी मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट में बढ़ जाता है, कभी कभी 200 पॉइंट 400 पॉइंट में गिर भी जाता है ना। तो पॉइंट इज दैट कि ये बुल कॉल स्प्रेड कहाँ यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, जब मार्केट के बारे में आप मॉडरेटली बुलिश हो, नॉट एग्रेसिवली बुलिश। For example, outlook on a particular stock could be moderately bullish or moderately bearish. माने मार्केट हल्का गिरेगा या मार्केट हल्का बढ़ेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एकदम इकोसिस्टम वाइज जा रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकली, ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। टिपिकल सिनेरियोज वेयर योर आउटलुक कैन टर्न मॉडरेट बुलिश आर आउटलाइंड एज बिलो। माने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर कब ऐसा होगा कि मैं मार्केट के बारे में मॉडरेट बुलिश कॉन्सेप्ट जनरेट करूँ। वाइटल पार्ट है ना। इसमें सबसे पहला पर्सपेक्टिव आता है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे हम लोग जानते हैं कुछ दिन पहले भी हुआ है, रिलायंस का एजीएम निकला था, फिर वहां पर बोनस डिक्लेयर किया, है ना। उससे पहले रिलायंस का शेयर में ग्रोथ भी देखने को मिला एक बार, है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स थर्ड quarterly results from the management quarter to quarterly guidance. You know that Q3 results are expected to be better than Q2. माने Q2 का जो, अब यहाँ पर फंडामेंटल काम आता है। अगर आप रेगुलरली फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज के बारे में जानना चाहते हो या जानते हो, ठीक है, ये भी आपको ट्रेडिंग मार्केट में हेल्प करेगा, ठीक है। कोई किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना जानते जाओगे यही डिस्कवर करोगे। अब तुमको रिलायंस के बारे में एक आइडिया है, तो रिलायंस ऐसे भी निफ्टी का भी एक बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला कंपनी है ना। तो रिलायंस कभी कभी इतना दम है रिलायंस पे कि वो अकेला निफ्टी को खींचता है बाकी मैंने निफ्टी 50 में 50 शेयर है, 50 में से अगर मानो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि अगर 25 से ज्यादा शेयर पॉजिटिव बिहेव करे तो निफ्टी ग्रीन क्लोज होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 30-35 स्टॉक नेगेटिव है लेकिन रिलायंस अकेला पॉजिटिव है। और मैंने आपको लाइव भी दिखाया, वो चीज दिखाया कि नहीं दिखाया कि रिलायंस छलांग मार रहा है तो निफ्टी भी छलांग मार रहा है ना, जहां पर बाकी शेयर में ऐसा कोई दम नहीं था। बोल की बोल एचडीएफसी सिक्योरिटी, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ठीक है, आईटीसी ऑल्सो, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर ऐसे शेयर्स के ऊपर आपका फंडामेंटल ग्रिप है और आपको पता है कि Q2 से Q3, कैसे पता होगा, अगर आप रेगुलर फंडामेंटल एनालिसिस करो तो आपको पता लग जाएगा कि Q2 से Q3 बेहतर हो सकते कि नहीं हो सकता, उसके रिगार्डिंग ट्रिगर। जैसे करेंटली फैशनेबल प्रोडक्ट्स जितना सारा है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, मैं आपको 3 महीने पहले से शायद चिल्ला रहा हूँ कि पूजा आएगा, दिवाली आने से 1-1.5 महीने पहले से देख लीजिएगा, जो भी फैशनेबल शेयर्स है उसके ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। गर्मी गिरने से पहले एसी का चालू हो जाता है। सीजन जिसका जब होता है वो ट्रिगर काम करता है, ठीक है। और उसके साथ उसका फंडामेंटल एक बार चेक कर लो बिजनेस का क्या सिनेरियो। हाउएवर यू डू नॉट नो बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट द रिजल्ट विल बी बेटर। इतना पता है कि अच्छा होगा, बट कितना पॉइंट में मार्केट अच्छा रिटर्न देगा ये नहीं पता। दिस इज क्लियरली द मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल। अभी आपको सॉल्व करना है। गिवन दिस, वी एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू द रिजल्ट अनाउंसमेंट। अब आप क्या सोच रहे हो कि रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, क्वार्टर रिजल्ट्स, और मार्केट उसका एक्सपेक्टेड हिट करेगा। बिकॉज द गाइडेंस वाज लेड इन Q2, द मार्केट कुड हैव काइंड ऑफ फैक्टर्ड इन द न्यूज, है ना।
यहाँ पर मार्केट कैसे काम करेगा, न्यूज पे काम करेगा, क्वार्टर टू रिजल्ट का न्यूज आएगा तो न्यूज पे रिएक्ट करेगा मार्केट। दिस लीड्स यू थिंक दैट द स्टॉक कैन गो अप बट द लिमिटेड अपसाइड, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा न्यूज बेस्ड होगा। क्यों न्यूज बेस्ड, क्योंकि इतना दिन से मार्केट के बारे में, उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ज्यादा कुछ खबर नहीं था, बट न्यूज अगर अच्छा होगा तो न्यूज के बेसिस में मार्केट चलेगा। यहाँ पर न्यूज को मार्केट कैसे लेगा वो तो उस पर्टिकुलर डे का मैटर है, लेकिन लॉन्ग रन में वो बिजनेस कैसा चलेगा वो तो उस बिजनेस का हेल्दी बिजनेस है। दो चीज अलग है। एक पर्टिकुलर न्यूज के कारण मार्केट में एक दिन में मार्केट आप, फिर कभी कभी देखना आप होने के बाद वापस मार्केट को गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि बिजनेस का सिचुएशन उसके पर्टिकुलर बिजनेस एरिया में वो अपने आप का एक अलग लेवल है, लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूज कभी कभी मार्केट में एक पॉजिटिव बायस क्रिएट कर देता है। तो ये जो मैं आपको इतना देर से बात कर रहा था ये क्या है, फंडामेंटल ट्रिगर, ठीक है, मार्केट या स्टॉक के ऊपर क्या काम करता है। नेक्स्ट, टेक्निकल पर्सपेक्टिव। द स्टॉक यू आर ट्रैकिंग हैज बीन इन डाउन ट्रेंड फॉर ए वाइल, बहुत दिनों से या बहुत समय से ये डाउन ट्रेंड में, सो मच सो दैट इन 52 वीक लो, अगर ऐसा भी मानो कि अगर आपने ट्रैक किया कि 52 वीक से ये लो में चल रहा है, मैंने लास्ट 52 हफ्ते में, मैंने एक साल में अपने लोएस्ट टाइम पे चल रहा है। टेस्टिंग दी 200 डे मूविंग एवरेज, मैंने लास्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आपको बता रहा है कि ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। हम लोग मूविंग एवरेज का क्लास रिसेंटली स्टार्ट करेंगे टेक्निकल पे, एक्चुअली इस बार मंगलवार हो ही जाता बट मैंने तबीयत के कारण नहीं कर पाया। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मल्टी ईयर सपोर्ट, मल्टी ईयर सपोर्ट समझ रहे हो कि मैंने वो इतना नीचे है, बहुत सालों का मैंने पूरा एक साल भर का सपोर्ट जोन बना के बैठा है, उसके नीचे और जाने का चांसेस नहीं है। उल्टा मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर अगर थोड़ा सा मिल जाता है वो शेयर में ग्रोथ आएगा। गिवन ऑल दिस देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक कुड स्टेज ए रिलीफ रैली, तो स्टॉक को एक रिलीफ रैली मिलेगा। However, you were not completely bullish as whatever said and done the stock still in a down trend. अब completely bullish नहीं हो क्योंकि अभी भी वो डाउन ट्रेंड में है। अब जब तक कोई ट्रिगर नहीं मिलता उसको बुलिशनेस नहीं मिलेगा, लेकिन उसको बुलिशनेस होगा बट उस पर्टिकुलर डे में होगा, इसका श्योरिटी आपको नहीं है। ये क्या था, टेक्निकल पर्सपेक्टिव। 52 वीक लो, जैसे इसको, इसका मीनिंग क्या होता है? लास्ट 52 हफ्ते में शेयर का दाम सबसे लोएस्ट जोन में चल रहा है, पूरा एक साल में शेयर का दाम सबसे लोएस्ट पॉइंट में चल रहा है, मैंने धड़ाधड़ गिरा है, लास्ट एक साल से गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। लेकिन बिजनेस में, हाँ बोलिए सर, ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, बोलिए। तो 52 वीक लो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हाँ सर, वही 52 वीक लो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 52 वीक लो में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज कनेक्ट करना पड़ेगा कि 52 वीक लो में कंपनी का सिचुएशन सभी पॉजिटिव साइड में है कि नहीं, कंपनी का सिचुएशन, क्योंकि अब मानो लो के बाद वो और फर्दर लो में नहीं जा रहा है, वो अटका हुआ है, इसका मतलब क्या, और लोएस्ट में जाने का कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, तब खरीदो, बिल्कुल खरीदो। अगर बिजनेस है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो स्टॉक बिल्कुल रिबाउंड करेगा। पहले से लिया तो एवरेज हाँ, पहले से लिया तो एवरेज हो जाएगा, ठीक है, अलग से दिख रहा है, नहीं एक ही साथ दिखाएगा, एवरेज हो जाएगा बिल्कुल। 52 सर लो, हाँ बोलिए। एवरेज के चक्कर में वोडाफोन, यस बैंक ने तो बर्बाद कर दिया। नहीं, एक्चुअली मुझे पूर्णिमा ने बोला कि अगर मानो मेरा पहले से खरीदा हुआ है और मार्केट अगर 52 वीक लो में चल रहा है किसी शेयर का दाम, तो मानो मैंने कोई शेयर को 100 में लिया था और बाद में वो शेयर देखा मैं 40 में चल रहा है, तो 100 का एक बार लिया था, अभी 40 में चल रहा है, तो 100 प्लस 40 करके उसको डिवाइडेड बाई 2 करने से मेरा करंट शेयर का कॉस्टिंग 70% आसपास हो जाएगा, है ना। तो एवरेज लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं करते, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर 52 वीक लो में चल रहा है, ठीक है, और वो अगर अपने लोएस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ से रिबाउंड करेगा अगर बिजनेस पे दम है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड में मुझे पूछोगे तो मैं आपको पेटीएम का एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, पेटीएम लास्ट एक साल से डाउन पे डाउन ही गया है, ठीक है, लेकिन मैं बोला था क्या रे, जब पूरा दुनिया नेगेटिव था, शायद मैं ही अकेला वन मैन आर्मी की तरह बोल रहा था, अरे रख दो यार, रख दो यार, कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, ठीक है। मैंने आरबीआई का बैन लगा फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पेटीएम बंद नहीं होगा, आरबीआई के बैन लगने के बाद भी मैं बोला, क्यों जानते हो, हाँ, और ग्रोथ होगा, जाएगा, ठीक है। लेकिन पेटीएम के बारे में अभी भी वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, आज भी नेगेटिव है उसका पीएल, लेकिन एक्चुअली इस तरह का जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है ये भारत का भविष्य है।
फंडामेंटली इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ कॉन्सेप्ट बहुत हाई है। तभी मैं आपको इसमें बोला था कि ये बिजनेस बंद नहीं होगा, सरकार बंद होने नहीं देगा। ऑब्वियसली, और क्यों नहीं जोर देगा, क्योंकि लेटेस्ट लास्ट 20-30 साल में भारत का सबसे बड़ा अगर आविष्कार पूछे तो वो यूपीआई है। क्योंकि आम आदमी के ऊपर कंट्रोल है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ये जो इंडिया ने करके दिखाया, एक 100 मैंने डेवलपिंग नेशन होने के बाद भी, ठीक है, ये दुनिया भी देखते रह रही कि भारत ने क्या कर दिया। सर ये सेंट्रलाइज सिस्टम कब तक रहेगा? जैसे कुछ साल में तो सर मतलब वो क्या होगा, जैसे माइंड जैसे हमारा तो मतलब ट्रेड करने का जो दिमाग है वो अलग हो जाएगा। जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो आएगा ही। नहीं समझा। जैसे ये जो सर कॉन्सेप्ट है जो अभी जो चल रहा है मार्केट में कि हाँ। आपने हर चीज के ऊपर कंट्रोल करना है, कैपिटलिज्म का capitalism जो इसका है, तो हर चीज के ऊपर कंट्रोल करना है, तो ये अभी फिलहाल अभी कुछ समय तक चलेगा। तो किसी का वीडियो सुन के आया? नहीं सर, ये जैसे लगता है किसी का तो वीडियो सुन के ही पूछ रहा है, कह रहे नहीं सर। फ्लो में बालाजी है, बॉस है और रेमंड्स है, ये सब तो अच्छा ही कंपनी है। सर वो कपड़ा कंपनी होगा। रेमंड्स तो वही तो पूछ रहे हैं। तेरा क्वेश्चन सुन के मुझे लग रहा है तू वीडियो सुन के आया है। ये क्वेश्चन ना, तो जो क्वेश्चन कर रहा है ये कुछ लोगों का एक थ्योरी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा उसके बारे में उसको पूछो, उसको खुद भी नहीं पता, वो एक अपना थ्योरी दे देता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अगर जैसे आप जो करेंसी और भी जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स आ रहे हैं, जैसे ब्लॉकचेन वगैरह आ रहे हैं, जो कि मतलब हर चीज में से एप्लीकेशन में डिजिटली मैंने वो उस चीज को हटाना चाह रहे हैं, जैसे कि साथ में मतलब देखिए सर जैसे ओ सर सुनो, ये तुम लोग ना इतना फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो ना कि लगता है कि हम लोग सब रोबोट बन गए, ठीक है। अभी तुम बात कहाँ हो, किस सदी में हो, पता है ना तुमको? हाँ, भारत का नॉर्मल हालत का, लोगों का हालत देख रहे हो ना, डेवलपमेंट सिचुएशन किस तरह से हो रहा है देखो ना, ठीक है। और भारत को देखने से दुनिया का पता चलता है, डेवलप नेशन तो सैचुरेटेड हो चुका है, उनका कुछ नया कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जो होगा डेवलपिंग नेशंस का होगा, मार्केट भी वही बनेगा, ठीक है। एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। यूपीआई कॉन्सेप्ट तो अभी हाल फिलहाल में जनरेट हुआ है, अब टेक्नोलॉजी और थोड़ा सिक्योर होगा, ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सिक्योरिटी लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, तुम डिसेंट्रलाइज का कैसे सोच सकते हो? बिल्कुल रहेगा। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम ज्यादा जरूरी है, डिसेंट्रलाइज करने से मैंने अलग अलग कंट्रोलिंग होने से ये नहीं कंट्रोल कर पाएगा। वो फॉरेन जो डेवलप नेशन है वो सोच सकता है, हम लोग अभी फिलहाल ये सब नहीं सोच सकते, हम लोग नहीं सोच सकते। हमारे यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करके रखा है, हालत देख रहे हैं ना अलग अलग स्टेट का, इसका पता है ना तुमको? ये दीदी क्या कर रहा है? हाँ, पंजाब क्या कर रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया अलग चीज है, ये किसी का वीडियो सुनकर मैं समझ गया, इसका क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है ये वीडियो का क्वेश्चन है। बोलो 52 एक लो का। हाँ देखो ना सर, देखो ना, अगर कुछ पॉजिटिव, जैसे जैसे मैं आपको एक बार बार बोल रहा हूँ कि आई थिंक इसके बारे में सुमित क्लास में बोला था ग्रुप में, कि कपड़ा इंडस्ट्री की तरफ प्लीज देखो, क्योंकि बांग्लादेश का सिचुएशंस बहुत लड़खड़ा गया है और कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग में वो वर्ल्ड को लीड करता है। तो हाँ, रेमंड्स भी अपना फैक्ट्री वहां से हटा लिया। टेक्सटाइल, हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा ग्रिप है। अगर बांग्लादेश इस चीज को वापस रीएस्टेब्लिश करने में देरी करता है तो ये बीच का अपॉर्चुनिटी इंडिया ही लेगा, और उसमें जितना इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सभी शेयर बहुत बूमिंग जाएगा, ठीक है। सर ये सुमित कौन है सर? सुमित कौन है? सुमित हम लोग का ही स्टूडेंट है सर, अभी वो मोतीलाल में या क्या बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं आजकल, क्लास में आता है बहुत कभी कभी। बहुत बड़ा इन्वेस्टर है सर। 2-2 लाख 4-4 लाख प्रॉफिट करता है। नहीं, वो अपना क्लाइंट का डेटा शेयर करता है। अच्छा अच्छा, अच्छा मोतीलाल ओसवाल में। अच्छा, देखो, ओए सुनो सुनो सुनो, कंप्लीट करने दो। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव 3,500 चला गया था क्या? शेयर किसका? रेमंड्स का, और अभी 1800 1800 में है। सबसे लो वॉच करो सर, वॉच करो, रेमंड्स का शेयर वॉच करो, क्योंकि मैं इसका मेन रीजन है, इसका ट्रिगर यही है कि बांग्लादेश का अपॉर्चुनिटी इंडिया ले रहा है कि नहीं ले रहा है इसके ऊपर। बॉम्बे बैंक तो পুরো ব্যাংকরাপ্টেড হয়ে গেছিল, और सर आप कल ওখান থেকে রিকভার করেছে, ওখান থেকে রিकवर করেছে। कल आप बालाजी बोल रहे थे। हाँ हाँ, मैं नहीं, कोई और बोल रहा था, बालाजी। हाँ। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव
फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एंड फाइनली आता है सर क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। ये क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव वही है जो जिसमें हम लोग ऑप्शंस ग्रीक में माथा खराब किए। द स्टॉक इज कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग बिटवीन फर्स्ट एसडी एंड +1 एसडी एंड -1 एसडी। ठीक है, माने कितना डेविएट कर रहा है, exhibiting consistent mean reverting behavior. However, there has been sudden decline in the stock price, so much so that the stock price in now at second standard deviations. माने पहले वो फर्स्ट एसडी सिचुएशंस में था, माने ज्यादा डेविएशन नहीं था, अब सेकंड एसडी में आ गया, माने थोड़ा ज्यादा डेविएट हो गया है। तो ऐसे हालत में देयर इज नो फंडामेंटल रीजन बैकिंग द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन। कोई ऐसा फंडामेंटल रीजन नहीं है जिसके कारण शेयर एक्चुअली गिरा है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, लेकिन ये मार्केट डेविएशन के कारण ये डेविएट हुआ है। पहले 1 एसडी जोन में था, अभी 2 एसडी जोन में चला गया। Hence there is a good chance that the stock price could revert to the mean. Mean माने एवरेज माने फिर से 1 एसडी में माने रिट्रेस बैक कर सकता है। This makes you bullish on the stock, but the fact that there is a chance that it could spend more time near 2 एसडी before reverting to mean caps of bullish outlook of the stock. That means 2 एसडी में वो कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वो फिर जाके 1 एसडी में आएगा। तो ये जो तीन अलग अलग तरीके का एनालिसिस है, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सभी चीजों के ऊपर बेस करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होता है। सर वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, हाँ, तो मतलब मीनिंग क्या हो रहा है इसका? स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़े हो, साइंस में तो पढ़े ही होंगे आप लोग। डेविएशन क्या होता है कि एक शेयर का दाम, मानो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मानो इसका नॉर्मल प्राइस, एवरेज प्राइस 100 है, तो 100 से वो शेयर अगर मानो इधर डेविएट करता है 20% प्लस होता है, इधर डाउन साइड में 15% जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका डेविएशन है, ठीक है, ये अगर बहुत ज्यादा डेविएट, नॉर्मली इसका डेविएशन परसेंटेज अपर साइड में 20%, लोअर साइड में मानो 20%, लेकिन अगर कभी मार्केट थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस के कारण वो 20 की जगह 30% डेविएट हो गया, ठीक है, अपर साइड में भी 30% डेविएट हो गया, तो चाहे लोअर हो या अपर, जैसे मैंने अभी आपको लोअर साइड में बोला कि जिसका एवरेज रेंज 20 से 25% होना चाहिए या एवरेज 100 रुपया होना चाहिए, वो अभी 80 में डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो 80 में वो ट्रेड कर रहा है वो उसका एक्चुअल जोन नहीं है और कोई फंडामेंटल रीजन भी नहीं है ऐसा नीचे आने का, तो इसका मतलब है कि वो वापस अपने एवरेज जोन में जाएगा। ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ये मैंने जस्ट ऑप्शन ग्रीक पढ़ाने के टाइम पे, इसमें आई थिंक भेगा के पहले ही मैं एक्चुअली पूरा स्टैंडर्ड डेविएशंस को कवर किया और ऊपर पूरा कैलकुलेशंस के साथ कवर किया। एक बार गो थ्रू करने से पता चल जाएगा सर कि कैसे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और कैसे डेविएशंस को रीड करते हैं, बट जितना बेसिक बताना चाहिए था मैं अभी आपको बता दी कि उसका एवरेज जोन से वो नीचे है, सिंपल बात है। तो वो एवरेज जोन को हिट करेगा, जो उसका एवरेज एरिया है वहां पर वो हिट बिल्कुल करेगा। जैसे तुम देखो ना, कुछ दिन पहले HDFC बैंक थोड़ा सा ट्रिगर खराब था तो 1500 में आ गया था, 1500 1550, लेकिन उसका एक्चुअल जोन 1600 से 1650 के बीच में है। नहीं, 1300 तो कुछ पूरा पुराना बात है, मैं जस्ट रिसेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग शेयर है सर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। जस्ट मेरा कहने का मतलब है, तुम जस्ट इसका एवरेज सिचुएशन देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो लास्ट कुछ महीने से देखो, एक बार बीच में ये 1800 चला गया था, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जुलाई से, ठीक है, जुलाई से देखो, ज्यादा पुराना बात नहीं करो, तुम जुलाई से इसका सिचुएशन देखो, ये लोअर साइड में 1591 में हिट किया था, 1590 में हिट किया था, और अपर साइड में लेटेस्ट में किया था 1671, ठीक है। तो लेकिन ये जो 1591 लोअर साइड में और 1691 अपर साइड में, लास्ट 3 महीने का बात कर रहा हूँ, 3 महीना भी नहीं प्रॉपरली, 2 से 2.5 महीना, लेकिन उसका एवरेज जोन क्या है 1640 से 1650, देखो वो वापस उसी रेंज में चला। तो ये जो 70 जाना और नीचे आना, ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर वो 1590 में अभी फिर से जाता है, चुपचाप खरीद लो, क्योंकि वो फिर से 50 पॉइंट में जाएगा 1650 में, क्योंकि वही उसका जोन है अभी, वो एक्चुअली ट्रिगर ढूंढ रहा है, एग्जैक्टली रेंज बाउंड है। ये यही चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर उससे नीचे आ जाए, मैंने और ज्यादा है, अगर मानो 1590 से और नीचे आ जाए, जैसे मैं, आप लोग पता होगा जब HDFC बैंक और नीचे गिरा था, 1300 में आ गया था, मैं बोला था कि जितना पैसा है सब डाल दो, ऐसा करके भाषा यूज किया था मैंने। नहीं, कोई चांस नहीं है। अगर वो 1000 आने का मतलब समझ लो कि इकोनॉमी गिर गया है पूरा। HDFC बैंक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, ये अगर 1000 में आता है, ठीक है, और निफ्टी का वेटेज हाई है, अगर ये 1000 में आ रहा है, इसका मतलब तुम समझो निफ्टी कहाँ जाएगा, ठीक है ठीक है, हाँ, मार्केट क्रैश करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है।
अभी मैं आपको ये भी बोला कि बैंकिंग स्टॉक, ये जो रेट कट होगा उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक में आएगा, वॉच करना सर। ये साइडवेज आज ट्रिगर मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ 17-18 तारीख में, उससे पहले ही हो सकता है, बी केयरफुल, दिमाग में रखो, ट्रिगर मिलने से ट्रेड लो, ठीक है। क्योंकि मैं आज नहीं, कुछ दिन पहले भी बोला, बैंकिंग स्टॉक बहुत वाइटल है। इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक जितना सारा है वो सभी शेयर में फोकस करें, स्पेशली बैंक एंड फाइनेंस। ये जो एक क्वेश्चन है, जैसे जो जो बैंक निफ्टी तोड़ देगा। जो बैंक होते हैं, ठीक है, हाँ। तो जैसे जो डॉलर्स होते हैं, वो इनसे मतलब इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी को यूज करता है, तो वो कैसे डॉलर को मतलब आम बैंक कैसे डॉलर के ऊपर डिपेंड है, उसका मतलब बीच का वो क्या हो रहा है? ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये अभी नहीं। कैसे कैसे वो डिपेंड हो रहा है, जैसे कि क्या बैंक एक्सचेंज करता है क्या, कि इसके ऊपर पे अपना चार्जेस जो भी उसका, ये बहुत अलग डिस्कशन है सर, ये इसको बोलने के लिए मुझे जब मौका देखना है, मैं किसी ना किसी क्लास में कभी ना कभी शायद बात कर ही लो, ठीक है, आज ये पॉइंट में भी नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ, बुलिश ही रहेगा सर बुलिश ही रहेगा, लेकिन देखो वो 17 तारीख बोला, 17-18 तारीख में क्या होता है उसके ऊपर बाकी फिर डिपेंड करता है, वो आप करंट सिचुएशन अभी 17 तारीख तक का है, इसके बाद का बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनली कंप्लीट करने दो सर, हो ही गया है। अच्छा, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, डेवलप फ्रॉम एनी थ्योरी, माने आपका पर्सपेक्टिव कहां से आएगा, 3 चीज से आएगा, फंडामेंटल से आएगा, टेक्निकल से आएगा और क्वांट से आएगा। एंड यू कुड फाइंड योरसेल्फ इन ए मॉडरेटली बुलिश स्टांस, माने ये मॉडरेट बुलिश ऐसे ही हवा में नहीं होता है, मॉडरेट बुलिश या एग्रेसिव बुलिश या मॉडरेट बियरिश या एग्रेसिव बियरिश, ये हवा में नहीं होता है, इसके पीछे ये 3 ट्रिगर काम करता है। तो अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, टेक्निकल स्ट्रांग होगा, क्वांटिटेटिव स्ट्रांग होगा, ये 3 चीज जब स्ट्रांग होगा तो आप समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या होने वाला है। इसके साथ साथ इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ए मॉडरेटली बियरिश स्टांस, अगर आपको ये लगता है, as well as in such a situations you can simply invoke a spread strategy where you can set up option positions in such a way that you protect yourself on the downside, माने मार्केट अगर ऑपोजिट व्यू में भी जाता है आप गिरोगे नहीं, the amount of profit that you make is also predefined, माने कैप लग जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड, एज ए ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है, ट्रेड ऑफ शब्द का मतलब फाइनेंस में होता है कि जीरो लेवल से प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में आना, कुछ नहीं थे वहां से प्रॉफिट करना, ठीक है। फॉर कैपिंग योर प्रॉफिट्स यू गेट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट फॉर ए लेसर कॉस्ट, कम खर्चे में थोड़ा ज्यादा कमाना, ठीक है। तो ये जो कम कॉस्ट में ज्यादा कमाने का कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो ये तीनों चीज अगर आपको करना है, यही मार्केट का मेन पर्पस है, मार्केट में टिकने का। हाँ, लेसर 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 माने कम खर्च, लेसर कम खर्च, कम खर्चे ঠিকঠাক প্রফিট করব, लेकिन প্রফিট আনলিমিটেড করব না, ক্যাপ লাগাবো, ঠিক আছে। এই কনসেপ্ট গুলো কিভাবে হবে, প্রথমে তো মডারেট বুলিশ বিয়ারিশ पर्सपेक्टिव, कैप माने स्टॉप लॉस नहीं, प्रॉफिट को कैप लगा देंगे, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे, टारगेट बेस्ड प्रॉफिट। पहले से क्या हुआ है, मतलब तो रख के रखना, इससे ऊपर तो प्रॉफिट जाएगा। सर वो तो आपको मैं कल दिखाया बोल के आप बोल रहे हो, लेकिन ये मुझे समझाने के लिए मैं आज फ्रेशली समझा रहा हूँ ना पूरा चीज, ठीक है। वो तो कल जस्ट आपको एक दिखाया इसलिए आप बोल रहे हो कि वो तो कैप करके रखा है, वो तो सॉफ्टवेयर को इस तरह से बिल्ड किया है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का कहानी क्या है वो तो समझो, कि मार्केट में वो जैसा सोच रहा है आपको भी तो वैसा सोचना पड़ेगा। सेंसिबल या एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसा सोच रहा है, अगर आपका सोच उनके सोच के साथ अगर मैच नहीं कर पाता है तो फिर आप अंधा थोड़ी खेलोगे, नहीं वो बोला है तो हम कर लेंगे, तो फिर मेरे पास आने का क्या मतलब है, वो बोल तो रहा है करो ना, हाँ है ना। ब्रोकर फोन करके बोलेगा ये ले लीजिए तो लो ना, वो ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है। तो कल के क्लास में मैं आपको ये स्ट्रेटेजी जो है, बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड, दोनों स्ट्रेटेजी को एक साथ कॉम्बो करके, स्प्रेड मतलब क्या होता है? वही कल बताएंगे ना सर, कल बताएंगे सर। हाँ हेलो, ये जो तेजी मंदी है सर मोतीलाल ओसवाल का, हाँ हाँ बोलिए। तेजी मंदी जो है मोतीलाल ओसवाल का हाँ हाँ हाँ, पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, वो सब क्या सही रहता है? सही रहता है, लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता होगा तो आप कैसे सही गलत बताओगे। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग सही बताता है, लेकिन आपको भी एक खुद का आइडिया होना चाहिए कि सही कितना है गलत कितना है, ठीक है। ऐसा नहीं ना रहता है कि पब्लिक का पैसा वो मार्केट को देता नहीं है? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद का भी, हाँ बोलो।
खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने से ना आप समझ पाओगे। बिल्कुल होता है। हाँ हाँ, আমি আর কোনো কোশ্চেন নেব না, ম্যামের ক্লাস আছে, মেসেজ করো, আমি বলছি। ठीक है भाई सर। मैसेज करो, जिसका जो क्वेश्चन है मैसेज करो, मैसेज में जवाब देते हैं। मैम का क्लास है। ओके सर, बाय।